अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल आपसे क्या है? आप क्योंकि मैं अब टाइमर लगा के मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने सारे सवाल खत्म करने हैं। ठीक है, एक सवाल का जी जो सिनेरियो पूरा होगा वो आपने विद इन 5 मिनट्स आपने खत्म करना है। ठीक है, जी सर, ठीक है। तो पहला सवाल है अमजद आपसे कि एक 30 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी है, वो प्रेजेंट की है विद जो है ना उसकी टर्म टर्म प्रेगनेंसी है। ठीक है, और उसको जी सर। 20 वीक्स के बाद से ना उसको हाइपरटेंशन चल रही थी। ठीक है, और जब जी वो सर, ठीक है। इमरजेंसी अब जब वो सिजेरियन के लिए पहुंची है ना, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 200/110 है। ठीक है, ठीक और है। उसको जो है ना अभी क्योंकि वो बेसिकली शी वाज प्लान्ड फॉर डिलीवरी, प्राइमरी प्राइमरी गैविटा पेशेंट थी, हाइपरटेंशन की थी, एल्डोमेट पे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा था। ठीक है, लेकिन जब वो जी सर, ठीक है। जब टर्म पे वो डिलीवरी के लिए आई है, तो उसको जब उन्होंने एवेलुएट किया तो उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो 200/110 था, और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, तो जी सर। अब जो है पहला पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जो है ना वो गायनोकोलॉजिस्ट आपसे कह रही है कि इसको एपिड्यूरल लगाना है। ठीक है, तो हाउ ठीक है। हाउ व्हाट विल यू डू, जी सर। like how will you evaluate, and how will you what things you will evaluate before giving epidural? बिल्कुल सर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये जो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, ये प्री एक्लेम्पसिया है। प्री एक्लेम्पसिया को हम डिफाइन करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 विद 4 आवर्स अपार्ट। और उसमें जो है देखें इस प्रोटीन the data which I have given you, which things told you that this is preeclampsia? ब्लड प्रेशर ज्यादा है पेशेंट का। तो preeclampsia जो है वो ब्लड प्रेशर से ज्यादा होता है। और 20 वीक्स जो है ना उसमें वो है कि Anything 20 else वीक्स would you like to do? उसमें सर हम इसमें सीबीसी कराएंगे। उसकी बेसलाइन जो है सीबीसी। Anything would you like to do to label it as preeclampsia? Yeah, this data is enough. Patient is only having 200/110 blood pressure. So is this data enough to label this patient as preeclampsia? नहीं नहीं सर, दिस इज नॉट यूरिया होगा और सीरम क्रिएटिनिन रेशियो जो है ना वो 0.3 से ज्यादा होगी। Okay. Okay. Acha, what test would you like to do before giving epidural? पीटी एपीडीटी आईएनआर सीबीसी और उसमें प्लेटलेट्स देखेंगे और साथ जो है ना हम उसके ये कोगुलेशन प्रोफाइल चेक Patient करेंगे। patient is 3 centimeter dilated. Would you like to send these tests? In how much time this result will come? हम ना उसके पास हिस्ट्री ले लेंगे, कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं खा रही कोई इस तरह की। और हम उसको टेस्ट साथ साथ जो है ना हम अपना प्रोसीजर भी स्टार्ट कर देंगे और टेस्ट पे भिजवा देंगे। 2 लार्ज आईवी लाइंस भी ले लेंगे और उसके बाद फ्लूइड रिससिटेट भी करेंगे। और साथ हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेडिसिन लेबिटोलोल तैयार करके उसको 5 मिलीग्राम वो भी दे देंगे। और साथ जो है ना अपना अगर ये बहुत इमरजेंसी है फिर हम इसको जीए देंगे, उसकी तरफ नहीं जाएंगे स्पाइनल की तरफ। लेबर एनाल्जेसिया के लिए जीए देंगे आप उसको? नहीं नहीं सर, हम इसको वही देंगे। देंगे तो हम इसको स्पाइनल ही लगाएंगे और साथ साथ हम टेस्ट वगैरह भिजवा देंगे Okay, और no, no. उसको स्पाइनल। Actually, epidural. We are talking about labor analgesia. Okay, जी सर, we are talking about एपिड्यूरल labor हम लगाएंगे। epidural के लिए इमीडिएटली आपको टेस्ट करवा के आप देख सकते हैं। एक आपने क्लिनिकल हिस्ट्री बता दी है कि कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, ठीक है और सर। उस टाइम पे इमीडिएटली कैन यू डू एनी टेस्ट? सीबीसी करा सकते हैं, प्लेटलेट्स फंक्शन पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद ओके, ठीक है, आपने इसको एपिड्यूरल लगा दिया, पेशेंट जो है ना वो प्रोसीड कर रही थी, अब बेबी स्टक हो गया है और फीटल डिस्ट्रेस शुरू हो गया है। ठीक है, तो ठीक है। द सर्जन वांट टू डू इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन। ओके, हाँ तो व्हाट विल यू डू? ठीक है। उसमें सर हम जो है सबसे पहले वही एबीसी अप्रोच करेंगे। उसके बाद 2 लार्ज आईवी लाइंस लेंगे और उसके जो है थिएटर शिफ्ट कराएंगे जो वेज है
राइट साइड वो जो है तो केवल प्रेशर कम करने के लिए वही रखेंगे राइट साइड पे ताकि वो कम What हो will जाए be उसके your mode of anesthesia? There was an epidural in situ. What will you do? एपिडोरल था तो जो है अगर उसी को भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसी में हम बोलस डोज दे के और प्रोसीड कर सकते हैं कितनी देर के बाद इफेक्ट आएगा उसका? इमीडिएट इफेक्ट तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आ जाएगा ओके, कितनी डोज देंगे? उसमें बीपी के हम देंगे उसको पॉइंट 0.25 देंगे 0.25% और स्लो देंगे उसमें हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे पेशेंट और पेशेंट फीटल डिस्ट्रेस में है, तो आपके पास इतना टाइम होगा? उसमें फिर हम सर उसको जीए दे देंगे जीए देने में इसमें क्या कंसर्न्स होंगे? क्या उसमें प्रॉब्लम हमारे आप फेस कर सकते हैं इस पेशेंट में? इस पेशेंट में एक ड्यूरिंग रेंजोस्कोपी इसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हो सकता है उसके अलावा जो है इसको फिट्स हो सकते हैं उसके अलावा इसका जो है रैपिड सिक में वो उसको पेट फुल होगा स्टोमक तो एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं उसके अलावा जो है पेशेंट ओबीज हो तो इसमें वो लार्ज ब्रेस्ट और जो हमारी एयरवे नापी होती है अच्छा, वो थोड़ा हेपेटाइटिस इस पेशेंट में एनाल्जेसिया कैसे देंगे? इस पेशेंट को एनाल्जेसिया जो है हम जो है वो एपिड्यूरल ही से दे देंगे अच्छा, एपिडुरल में कितनी परसेंट डोज देंगे, कितनी डोज देंगे? उसमें हम फेंटेनिल देंगे 5 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम? हाँ जी सर बस फेंटेनिल देंगे और कुछ नहीं देंगे? मॉर्फिन भी दे सकते हैं फेंटेनिल भी दे सकते हैं नहीं, और उसके अलावा मॉर्फिन और फेंटेनिल के अलावा कुछ नहीं देंगे? उसके एपिड्यूरल के जरिए जी उसके जी। अलावा हम उसके अलावा हम इनको अच्छा क्लोनिडिन दे अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस पेशेंट को आप एक्सटुबेट करेंगे या इंटुबेटेड रहने देंगे? इस पेशेंट को कहाँ भेजेंगे आप? इसको हम आईसीयू भेजेंगे हम इसको एक्सटुबेट करेंगे एक्सटुबेट करते हुए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कैसे करेंगे इसमें एक्सटुबेट? एक अवेक एक्सटुबेट करेंगे या फुली अ, फुली अवेक एक्सटुबेट करेंगे और इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे और उसके बाद जो है ना इसको आईसीयू अगर आप केयर इसको देंगे फुल और अवेक एक्सटुबेट करेंगे तो उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? उसमें एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो ट्यूब टॉलरेट नहीं करेंगी अच्छा, इसको आई आई एचडीयू में या आईसीयू में भेजने के आपके क्या गोल्स होंगे? आप उसको उनको क्या एडवाइस करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखना है? एक तो हमने ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे उसके अलावा जो है क्योंकि लोअर लैम्ब वीकनेस होगी तो वो ट्रेस करेंगे यूरिन आउटपुट वगैरह मेजर करेंगे उसके अलावा कोई फिट्स वगैरह ना हो और साथ जो है ना कोई ऐसी ऐसी दवाई है जो आप देंगे इसको, जो आपने अभी तक नहीं दी है? हाँ जी हम इसको लिबिटोलोल देंगे लिबिटल सिर्फ देंगे और कोई नहीं देंगे? वो दूसरी सब मेरे जहन से उतर गई अच्छा, है एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है 55 ईयर ओल्ड, नोन केस ऑफ सीओपीडी, presented with fracture radius ulna. ओके, जी फ्रैक्चर सर रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर हो गया इसको। सो यू आर बीइंग आस्क्ड, दे वांट टू डू इट, द सर्जन वांट टू फिक्स दिस फ्रैक्चर। तो जी हाँ what are the different choices of anesthesia in this patient? उसमें रेडियस अल्ना का है तो उसमें क्योंकि सीओपीडी का पेशेंट है हम कोशिश करेंगे उसको रीजनल की तरफ जाएं तो ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक जो है वो लगाएंगे इसको ताकि अच्छा, कौन सा रेडियस ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक कौन से लेवल पे लगाएंगे? उसको जो है हम ये जो है इंटरस्क्रीन इंटरस्क्रीन अपर शोल्डर लोअर उसकी तरफ अच्छा, रेडियस अल्ना के फ्रैक्चर के लिए कौन कौन सी नर्व्स को आपने ब्लॉक करना है? ये सर नहीं पता रेडियस अल्ना के फ्रैक्चर के लिए आपको जो डिफरेंट चॉइसेस आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक में इंटरस्कैलिनी बताया है, तो इस इंटरस्कैलिनी ब्लॉक के अंदर कौन सी नर्व स्पेयर हो जाती है? हाँ जी वो अल्नर नर्व है तो अल्नर नर्व अगर स्पेयर होगी तो अल्नर नर्व के
बगैर आप करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज होती है जो इस सर्जरी के लिए आपको ऐसी जगह को भी एनेस्थीसिया देने की जरूरत है जो कि एक्चुअली वहां पे सर्जरी नहीं हो रही? इसमें जो है वो बायर ब्लॉक। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी सर्जरी, वो ऐसी हेमोरेज को भी हम हेमोरेज को टॉर्निके, भी ब्लॉक कर देंगे। टॉर्निके लगाना होगा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि सीओपीडी के पेशेंट के अंदर एनेस्थेटिस्ट को, अगर उसको एक पेशेंट है सीओपीडी का, तो उसके अंदर उसको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या क्या वो कर सकता है? क्योंकि ये जो रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर है, इसमें यूजुअली जो है, क्या आपके पास टाइम होगा ऑप्टिमाइज करने का कुछ हाँ जी, यूजुअली? उसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, उसको देखेंगे कि भाई वो कोई कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, कोई उस लेफ्ट टाइम पे राइट आप लेंगे। इमीडिएटली क्या कुछ कर सकते हैं कि पेशेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस यू कैन यूज? हम उसको एक तो हम इनहेलर्स वगैरह की हिस्ट्री ले सकते हैं, हेमोडायनामिकल हिस्ट्री। एक मिनट के लिए प्लीज, एक मिनट के लिए पॉज। जी, आप क्या कुछ कर सकते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए उस वक्त? उसको सर हम एक तो हम मेडिकेशन की हिस्ट्री ले सकते हैं फौरन से। ऑप्टिमाइज उसके करने के बाद लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? हिस्ट्री, हिस्ट्री तो आपने ले ली ना, अब आपके पास हाँ हिस्ट्री, जी, हिस्ट्री की बेस पे आप करेंगे क्या? आपके पास ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या है, क्या क्या मैन्यूअर्स आप कर सकते हैं उसको ऑप्टिमाइज एयरवे करने के लिए? ब्रीदिंग, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, पल्स ऑक्सीजन उसकी सैचुरेशन चेक करेंगे वो कितनी है। उसके अलावा हमने देखना है कि कोई वो लंग चेस्ट एक्सरे देख में देखेंगे कि सेवेरिटी तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ कोई ब्रेथ कितने चेस्ट एक्सरे के अलावा और कोई टेस्ट है इमीडिएटली करने का जिसका आपको फायदा होगा या आपको मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी? एबीजीज करा लेंगे उसके एबीजीज फौरन से। करवा लेंगे, एबीजीज करा लेंगे, चेस्ट एक्सरे करा लेंगे, इसके अलावा? उसके अलावा सीबीसी बेसलाइन में और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। सीबीसी में उसके क्या अलावा मिलेगा आपको सीओपीडी के पेशेंट में? कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही अंडरलाइन काज। ओके, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है सीओपीडी के पेशेंट में? स्मोकिंग की हिस्ट्री लेंगे तो कोई नहीं, सिगरेट वगैरह तो नहीं सीबीसी के पी। अंदर और कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिल सकती है सीओपीडी के पेशेंट में? हेमाटोक्रिट। नहीं प्लीज, जो जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बोलेगा और कोई भी नहीं बोलेगा। जी। इसमें सर वो कोई न्यूट्रोफिल्स वगैरह होंगे। न्यूट्रोफिल से क्या फर्क पड़ेगा? ये प्लीज मैसेज जो है ना फॉर एवरीवन ना करें, फॉर फॉर मी करें ओनली, क्योंकि ये इस वक्त रियल टाइम प्रैक्टिस हो रही है। इस टाइम पे जो मैसेज करे वो मेरे मेरे नंबर पे ना डायरेक्ट करे, मतलब फॉर डायरेक्ट मैसेज करे, जिस तरह ये इसमें ऑप्शन होती है एवरीवन की भी और डायरेक्ट की। जी अमजद, और इसके नहीं अलावा सर, सीबीसी में और इसके अलावा कोई चीज होगी जिससे, अच्छा सीओपीडी के पेशेंट के अंदर पेरी ऑपरेटिव पीरियड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक तो ब्रोंकोस्पैज्म, हिपोक्सीमिया हो सकता है। और और उसके अलावा जो है ना ये पेशेंट डिसैच हो सकते हैं। और टेकिपनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, रिदमियाज हो सकते हैं, हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट। और अगर एयरवे साथ जो है प्रेशर्स, एयरवे प्रेशर्स बहुत ज्यादा होंगे तो उससे कुछ हो सकता है? ट्रॉमा, निमोथोरिक्स वगैरह हो सकता है, हिमोथोरिक्स बायोट्रॉमा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने मिसाल के तौर पे इंटरस्कैलिनी ब्लॉक आपने लगाया था और इंटरस्कैलिनी ब्लॉक से वो उसकी अल्नर स्पेयरिंग हो गई है, ठीक है, तो आप जी। उसके बाद कुछ कर सकते हैं? उसके बाद उसके बाद सर फिर इसके साथ एक और ऐड कर देंगे ब्लॉक, वो कौन सा? एक्सिलरी ब्लॉक कर तो लगाओगे। एक्सिलरी ब्लॉक आप पहले भी लगा सकते थे, इंटरस्कैलिनी लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जी एक्सिलरी सर, नर्व ये में कोई ब्लॉक है, कोई नर्व होती है जिसको सेपरेटली ब्लॉक करना होता है? मस्कुलोकुटेनियस। अच्छा, तो इसमें टॉर्निके के लिए कौन कौन सी नर्व्स को ब्लॉक करना होता है? ये सर नहीं पता। अच्छा, जो है इस पेशेंट को आप, अगर पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया जी ये रीजनल, तो अगर आपने उसको जीए देना पड़े तो आपको जीए में क्या क्या चीजों का एहतियात करना है? हाँ जी, जीए के अंदर हम सबसे पहले जो है ना हम एक तो उसका एयरवे कंप्रोमाइज हो सकता है। उसके अलावा जो है पीक एयरवे प्रेशर ज्यादा हो सकते हैं, निमोथोरिक्स वगैरह हो सकता है।
उसके अलावा उसके मेट्स वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि सीओपीडी पेशेंट को बहुत जल्दी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जल्दी हो जाते हैं, डिस्नेक होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री लेंगे, वो उनमें प्रॉब्लम हो सकती हिस्ट्री है। लेने आपसे मैंने सवाल ये पूछा है कि पेरी ऑपरेटिव पीरियड में सीओपीडी के पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती जी हाँ सर, उसमें ये एक तो उनकी सेचुरेशन कम हो, उसकी सेचुरेशन कम हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, टिकिपनिया हो सकता है, लेबर्ड ब्रीदिंग हो सकती है, है? और ओके साइनोसिस हो सकती है। ओके ओके। अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है माहम। जी माहम, आप अनम्यूट कर लें। जी 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 सर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, नोन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शी इज बुक्ड फॉर इलेक्टिव लेप्रोस्कोपिक cholecystectomy. So how will you evaluate the patient and how will you give anesthesia? लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी। सर सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगी, डिटेल हिस्ट्री रिगार्डिंग। सर एक मिनट में सोचती हूँ। सर सबसे पहले तो पेशेंट की एक डिटेल हिस्ट्री लूंगी, क्योंकि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है तो इसके साथ मल्टीपल कोमॉर्ब्स भी हो सकते हैं। What is तो rheumatoid कार्डियक arthritis? What is rheumatoid arthritis? सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इसमें आपको मिल रहा होता है। तो यूजुअली पूरी बॉडी के सारे माइनर जॉइंट्स मेजर जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट सिर्फ जॉइंट्स कंप्लेन की की इन्वॉल्वमेंट होती है? नहीं सर, इसमें आपका पता नहीं सर। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे बिफोर यू प्रोसीड फॉर एनेस्थीसिया? सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं पता डिटेल में। अच्छा चलिए, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। आप हाँ। एक एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसकी लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी होनी है, वो उसको आप कैसे एवेलुएट करेंगे? सर एक तो डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद लैप्रोस्कोपिक कंसर्न्स जो होते हैं वो बताऊं मैं आपको। आपको एनेस्थीसिया के लिए मैंने क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, how will you evaluate a patient which is booked for laparoscopic cholecystectomy? Any investigations which would you like to do specifically with reference to laparoscopic cholecystectomy? सर पहले तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन ही करवाऊंगी, सीबीसी, एलएफटीज, यूरिया क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स उसके देखूंगी। वो विद इन नॉर्मल रेंज है, 35 इयर्स की है यूरिया तो क्रेटिनिन यूरिया क्रेटिनिन कराने की क्या जरूरत होगी? सर कोई रीनल इम्पेयरमेंट वगैरह ना हो 35 पेशेंट इयर्स को। ओल्ड फीमेल के अंदर रीनल इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं, अगर कोई हिस्ट्री उस तरफ इंडिकेट करेगी तब होगा। जो लैब जो कोलिसिस्टाइटिस से रिलेटेड कोई हैंड इन्वेस्टिगेशंस या जो चीजें सर हैं? एलएफटी है, लिपिड प्रोफाइल है, और सर लिपिड प्रोफाइल एंड एलएफटीज। ओके, एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू सी? आप सर्जन के साथ कोई डिस्कस करके कोई पूछ सकते हैं उसकी कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन होगा आपका? सर एस्थमा की हिस्ट्री लूंगी कि पेशेंट को कोई एस्थमा से रिलेटेड कंसर्न तो नहीं है, सीओपीडी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि एयरवे सर मुझे नहीं समझ रहा। अच्छा चलें, एक मिनट देख, क्योंकि आई विल गिव द फीडबैक आफ्टर दैट। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। एक जो है ना 55 ईयर ओल्ड मेल है, नोन केस ऑफ CRF। ओके, 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, known case of CRF, presented for AV fistula creation. So how would you evaluate the patient and how will you give anesthesia? What are different options for giving anesthesia to this patient? सर रीनल फेलियर, सर जर्नल एनेस्थीसिया की तरफ ही जाएंगे,
और उससे पहले जो आपके रीनल फेलियर को डायग्नोज करने के क्राइटेरियाज हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है, यूरिया क्रेटिनिन वगैरह है, बर्न है, आपने ये चेक करेंगे, राइफल क्राइटेरिया चेक करेंगे। अच्छा, और बाकी से जनरल एनेस्थीसिया प्लान करेंगे या जनरल आप एनेस्थीसिया ब्लॉक में क्या लग क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है रिगार्डिंग सर रीनल फेलियर? जी जी। सर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जा सकता है, तो हमें फ्लूइड मैनेजमेंट इसकी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव रखनी होगी। प्री ऑप अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो वो डायलिसिस इसने पहले करवाया हुआ हो एट द डे बिफोर द डे ऑफ सर्जरी। और कोई इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे आप? सर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग सीआरएफ? what are सर what are the complications what are the complications which we can anticipate? लाइक आपके पास एक, आपको सर्जन ने बताया कि सीआरएफ है इस पेशेंट को, तो आपके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सीआरएफ के पेशेंट में हो सकती हैं? सीआरएफ के पेशेंट में प्रॉब्लम अच्छा, आप ऐसा करें, रिलैक्स करें। मैं आप ये सवाल मैं किसी और से पूछता हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ, आई विल कम बैक टू यू अगेन, ठीक है? ये जी ये सर, que- वैसे लास्ट ये क्वेश्चन इरम 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 आप दें, बताइए। मैंने आपको अनम्यूट करने को कहा है इरम, आप अनम्यूट कर लें जी प्लीज। सर। जी, यही सेम क्वेश्चन। पेशेंट 35 ईयर जी सर। ओल्ड, known case of rheumatoid arthritis, presented for laparoscopic cholecystectomy. How will you evaluate the patient? Sir, for rheumatoid arthritis, it is a sir, एक minute. It is a sir multi-systemic autoimmune disease with symmetrical involvement of the polyarthritis. इसमें सर रिस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, कार्डियोवैस्कुलर भी इन्वॉल्व होता है, किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और सीएनएस भी इन्वॉल्व होता है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करते हुए सर रिस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वेस्टिगेट करूंगी, सीवीएस भी, और एलएफटी आरएफटी कराऊंगी, सीएनएस में क्या प्रॉब्लम एक्सरे होती है? चेस्ट कराऊंगी। सीएनएस में क्या प्रॉब्लम होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? सर ये पॉलीनेफ्रोपैथी होती है और एटलांटो एक्सियल जॉइंट की सबलक्सेशन होती है। नहीं, सीएनएस, यू सेड सीएनएस। सीएनएस के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सीएनएस में? सर पॉलीन्यूरोपैथी हो जाती है। पॉलीन्यूरोपैथी, तो ये हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे? सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अच्छा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो आमतौर पे कौन कौन सी दवाइयां ले रहे होते हैं? सर वो एनसेड्स ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, और सर वो पेंसिलिनामीन ले रहे होते हैं, और गोल्ड भी ले रहे होते हैं, अच्छा, तो मिथोट्रेक्सेट ले रहे होते हैं। उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सर जैसे पेशेंट अगर स्टेरॉइड ले रहा है तो वो हाइपरटेंशन भी होगी, उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ओबेसिटी इम्बैलेंस होगी होता है? स्टेरॉइड्स की वजह से। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है स्टेरॉइड से? सर स्टेरॉइड से पोटाशियम। पोटेशियम को क्या होता है? ओके, अच्छा। आपने इसके अलावा कोई टेस्ट करवाएंगे आप? सर सीबीसी कराऊंगी, ओके, और फॉर इसके बाद सीबीसी में फॉर? सर टू रूल आउट एनीमिया। ओके, और एनीमिया क्यों होता है सर उसके रूमेटॉइड बाद आर्थराइटिस के पेशेंट्स? सर वो क्रॉनिक डिजीज होने की वजह से, और इसके अलावा कोई रीजन होती है?
सर पेंसिलिनामीन लेने की वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, हेमोलिटिक आपने एनीमिया भी हो एनीमिया सकता बोला है, आपने एनीमिया बोला है, है। जी सर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं। अच्छा, हेमोलिटिक और एनीमिया। इसके अलावा आपने एक सीबीसी बता दिया, और कोई टेस्ट कराएंगे? सर LFTs RFTs कराएंगे, और और सर ECG एक्सरे चेस्ट कराऊंगी, और उसके बाद सर एक्सरे ईसीजी में, सर्वाइकल स्पाइन कराऊंगी। ईसीजी में क्या मिल सकता है? सर ECG में इनमें सर पेरिकार्डाइटिस होता है पेशेंट में, तो वो तो फाइंडिंग्स हो सकती हैं, पेरिकार्डाइटिस की, एंडोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस ईसीजी में देखते हैं? पेरिकार्डाइटिस देखने के लिए क्या क्या डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस होता है पेरिकार्डाइटिस? अच्छा, ओके, एनी एनी अदर टेस्ट? Any other test would you like to do in this patient? सर एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, Okay, ABCs कराऊंगी। एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन में क्या पता चलेगा? सर वो सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट और वो सारा चेक करने के लिए। मूवमेंट, तो वो तो आपको क्लिनिकली भी पता सबलक्सेशन सर, सबलक्सेशन सर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है ओके, सर्वाइकल स्पाइन की। ओके, और इसके अलावा कोई जॉइंट को देखेंगे एनेस्थीसिया के लिए, और किसी जॉइंट की इंपॉर्टेंस होगी? सर ये टेम्पोरल मंडिबुलर जॉइंट भी देखेंगे। ओके, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट देखेंगे, सर्वाइकल लिमिटेड स्पाइन माउथ। देखेंगे। अच्छा, चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग मिल सकती है? चेस्ट एक्सरे में सर अच्छा, ओके, इस पेशेंट को आपने लेप्रोस्कोपिक कोलोस्टेक्टमी करवानी है, ठीक है? तो आपने जी सर। कैसे आप इसको एनेस्थीसिया देंगे? सर आई विल एंटिसिपेट द डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, ओके, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के सारे गैजेट्स रेडी रख। ओके, और इसके अलावा? सर और डीप इंट्यूबेशन करूंगी, डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में, डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में? और पोजीशन सर मींस ब्लंट करके, लेरिंगोस्कोपी रिस्पांस ब्लंट करके। आपने लेरिंगोस्कोपी कैसे ब्लंट करेंगे? सर जाइलोकेन देके, लिग्नोकेन देके, और अच्छा, उसकी अगर माउथ ओपनिंग उसकी एस्कुलर। कम थी, क्योंकि आप इसमें टीएम जॉइंट की एनकोलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, और इस पेशेंट के अंदर जी एटलांटो सर। एक्सियल सबलक्सेशन भी हो सकती है, तो आप इसको जी नॉर्मल तरीके से इंट्यूबेट करेंगे, नॉर्मल लेरिंगोस्कोपी ब्लेड से, या कोई और आप चीज यूज करेंगे? सर डिफिकल्ट एयरवे की ड्रिल सारी रेडी रखेंगे मेकोए, और नहीं, फाइबर ऑप्टिक वगैरह सब कुछ रेडी रखेंगे वीडियो लर्निंग्स को। अच्छा, ठीक है, आप उसको आईवी इंडक्शन करेंगे? सर अगर माउथ ओपनिंग कम है तो अवेक फाइबर ऑप्टिक की अटेम्प्ट करेंगे, अवेक फाइबर ऑप्टिक करेंगे। अब एक फाइबर ऑप्टिक कैसे करते हैं? सर अवेक फाइबर ऑप्टिक में सर पेशेंट को सर जाइलोकेन 4% जाइलोकेन की गार्गल्स करा के। कौन कौन सी नर्व्स आपने ब्लॉक करनी होती है एक फाइबर ऑप्टिक में? सर फैशन, सॉरी? सर सॉरी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी है आपने इसकी, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या क्या एनेस्थीसिया के कंसर्न होते हैं? सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कंसर्न्स हो गए, एयर इन एब्डोमेन होती है उसकी वजह से रिस्पिरेटरी इफेक्ट्स आते हैं, FRC कम हो जाती है, और उसके अलावा डायफ्राम अपवर्ड पुश होती है तो ट्यूब वन साइडेड वेंटिलेशन हो सकती अच्छा, है एफआरसी जब कम इंट्राब्रोंकियल। होती है, एफआरसी इंट्राऑपरेटिवली आपको एफआरसी कम होने का कैसे पता चलता है? सर सैचुरेशन ड्रॉप होगी, और पीक एयर में प्रेशर ज्यादा होंगे, ठीक है, एंड टाइडल CO2 ज्यादा होगा। एन टाइडल CO2 ज्यादा होगा, तो एन टाइडल CO2
का ताल्लुक एफआरसी से? नहीं सर। एफआर एंटाइडल CO2 का ताल्लुक किससे? सर कार्बन डाइऑक्साइड इंसफलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्डोमेन में की है, तो वो एंटाइडल कैसे बढ़ गए? सर वो एब्जॉर्ब हो रही है शायद। ओके, तो जब CO2 ब्लड में एब्जॉर्ब होती है तो उसका क्या इफेक्ट होते हैं? एक तो एंटाइडल बढ़ गया, और सर एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है इससे। ओके, एयर एम्बोलिज्म भी हो गया, वो तो डायरेक्ट अगर जाएगी तब होगा ना। और इसके अलावा क्या जी। हो सकता है? CO2 जब बढ़ेगी ब्लड में तो और क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे उसके? अच्छा, ठीक है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और क्या कंसर्न्स आपको? एक आपने बता दिया है CO2 से रिलेटेड, ठीक है, और आपने उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पोजीशन रिलेटेड कंसर्न्स। ओके, पोजीशन रिलेटेड क्या कंसर्न होते हैं? सर पोजीशन रिलेटेड कंसर्न होती है। ओके, सर रिवर्स स्टर्नल पोजीशन होती है तो अच्छा, उससे। इस पेशेंट को आप एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया क्या देंगे? सर एनाल्जेसिया मल्टीमोडल एनाल्जेसिया देंगे जिसमें ओपियाइड्स, एनसेड्स, ओपियाइड्स, पैरासीटामोल देंगे। ठीक है, और सर फेंटानिल दे सकते हैं, ट्रेमोल दे सकते हैं उसको। अच्छा, इस पेशेंट को आप एक्सटुबेट कैसे करेंगे? सर फुली अवेक करके एक्सटुबेट करेंगे। फुली अवेक करके करेंगे? जो फुल जी अवेक सर। एक्सटुबेशन होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सर पेशेंट को स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर रेज करेगा, टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, अच्छा, इस पेशेंट को आप पोस्ट ऑपरेटिवली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सर पोस्ट ऑपरेटिवली उसको एचडीयू आईसीयू में रखी गई। क्यों? सर चांसेस है। ये पेशेंट स्टीरॉयड पे होते हैं, स्टीरॉयड की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, या स्टीरॉयड्स के रेफरेंस से कोई बात है, पॉइंट जो आप मिस कर गई हैं? स्टेरॉइड्स। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि इस पेशेंट के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे दो क्वेश्चंस हैं, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। एक ये है कि जो आपका स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड अगर एक पेशेंट स्टीरॉयड्स पे हो तो आपको कुछ स्टीरॉयड्स के जी रेफरेंस से कोई चीज है? सर स्टीरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। ओके, सर वो कैसे करते हैं? उसमें सर डोज पे डिपेंड करता है कि सर और तो सर्जरी आपने मेजर माइनर पे। जो आपने प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में कहीं इसका जिक्र किया था? नहीं सर। अच्छा, आपने इंडक्शन के वक्त जिक्र किया था? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव ICU जो HDU है उसमें और कोई आपके कंसर्न है? आप क्यों भेजना चाहती हैं इस पेशेंट को? ये तो डे सर्जरी के तौर पे भी करवाया जाता है, लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी। तो इस पेशेंट के अंदर सर आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि पोस्ट ऑपरेटिवली आपको रखना पड़ेगा? चले, ओके, मैं अभी फीडबैक देता हूँ आप लोगों को। अगला कौन बंदा है? आयशा ने कहा था, आयशा आई नहीं है। और कौन वॉलंटियर है? नुसरत, चलो, नंबर आ गया तुम्हारा। चलिए सर पूछे। अच्छा चलो, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा और इंतजार कर लो, समरा से पहले पूछ लेता हूँ, ठीक है? ये डॉक्टर समरा, जी डॉक्टर समरा। वालेकुम सलाम। एक जो है ना, एक नया ICU जो है ना वो सेटअप किया जा रहा है एक हॉस्पिटल में, ठीक है? तो ICU को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को आपने
प्रिपेयर करना होगा, लाइक ये कि व्हाट विल बी योर कंसिडरेशंस फॉर क्रिएटिंग एन आईसीयू? सर हमारी कंसिडरेशन जो होंगी वो एक तो एक्सपर्ट स्टाफ होना चाहिए, आईसीयू स्टाफ, सही है। उसके अलावा हमारी बेडिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे ऑक्सीजन पोर्ट्स होने चाहिए हर बेड के साथ, सक्शन मशीन होनी अच्छा, चाहिए। कितने हॉस्पिटल के, एक 100 बेडेड हॉस्पिटल में कितने आईसीयू के बेड होने चाहिए? सर अबाउट 10 10 होने चाहिए। और 1000 में? 1000 में जो है वो 50 बेडेड आईसीयू होना चाहिए। अच्छा, 1000 में 50 क्यों होना चाहिए? आपने 100 में 10 कहा है, तो 1000 में फिर तो 100 होना चाहिए ना। 100 बेड। अच्छा, मुझे उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन आईसीयू एंड क्लोज्ड आईसीयू? सर ओपन आईसीयू जो होता है उसमें आप हर तरीके के मरीज को जो है वो डील कर सकते हैं, चाहे वो जो है वो जीआई से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेटेड मरीज हो या फिर जो है कार्डिक रीनल रिलेटेड हो, कार्डिक रिलेटेड हो। जबकि जो तो क्लोज आईसीयू वो स्पेसिफिक। क्लोज्ड आईसीयू में आप एक स्पेसिफिक तरह के मरीजों को सिर्फ देखते हैं? स्पेसिफिक डिजीज के मरीज होते हैं, यानी कि अगर कार्डिक से रिलेटेड है तो वो कार्डिक आईसीयू में मॉनिटर्ड होंगे, अगर रीनल से रिलेटेड है तो वो रीनल आईसीयू में। अच्छा, आईसीयू को सेटअप करने के लिए आपको उसका एडमिशन प्रोटोकॉल बनाना है, तो उसमें आप एडमिशन किन किन क्राइटेरियाज पे आप आईसीयू में एडमिशन करेंगे? सर पेशेंट जो सीवियर, एक तो ट्रॉमा का पेशेंट है जो कि जो है वो मैसिवली ब्लीड करता हुआ आ रहा है उसको, दूसरा जीसीएस देखेंगे, और तीसरा जो है वो कार्डिक कोई जो है ना इवेंट हुआ है या फिर एमआई का पेशेंट है वो, कोई जो है वो न्यूरो ट्रॉमा का पेशेंट है तो वो उसको रखेंगे। इसके अलावा जो है वो एक एस्थमा का पेशेंट है, उसको आप कब आईसीयू में एडमिट करेंगे? एस्थमा का पेशेंट अगर एक्यूट एक्सब्रेशन के साथ आएगा तो वो आईसीयू में एडमिट होगा। एक्यूट किस कंडीशन में आप उसको एडमिट करेंगे? एस्थमेटिकस के साथ अगर आएगा पेशेंट, अगर स्टेटस एस्थमेटिकस, उसमें कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग होगी कि जिसकी बेस पे आप कहेंगे कि नहीं इसको आईसीयू की जरूरत है? पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, किस और तरह उसको पिक रीसेट हो करते रहा हैं? होगा। किस तरह पिक करते हैं उसको? सर एबीजीज वगैरह करवाएंगे, उसमें जो है वो उसके अलावा कोई patient- टेस्ट होता है जो स्टेटस एस्थमेटिकस के रेफरेंस से है, उस पे डिबेट पे आप कहते हैं कि आईसीयू में एडमिट करना है इसको, इन एडिशन टू एबीजी? इसके अलावा ईसीजी ओके, और चेस्ट एक्स-रे। अच्छा, एक पे आईसीयू के अंदर आपको जो है आपने उसको एडमिट कर लिया है पेशेंट को, उसमें आपको और क्या क्या चीज़ों का आपने करना होता है? आपने स्टाफिंग के बारे में बताया है, आपने कि बेड ऑक्यूपेंसी जो होता है, बेड की डायमेंशंस आपने बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? सर वेंटिलेटर्स होने चाहिए, क्रैश ट्रॉलीज होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो एयरवे मैनेजमेंट के लिए कोई टेम्परेचर का कोई है प्रोटोकॉल, कोई ह्यूमिडिटी कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी 23 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर टेम्परेचर कम होगा तो पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिक हो जाएंगे, और जो है वो वुंड हील, अगर कोई सर्जिकल पेशेंट्स हैं तो उनकी वुंड हीलिंग इफेक्ट होगी, कार्डिक इंस्टेबिलिटीज आ जाएंगी। और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फिर तो भी जो है ना वुंड हीलिंग, अगर सर्जिकल पेशेंट हैं तो उनकी वुंड में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इन्फेक्शन स्प्रेड होगा एनवायरनमेंट से दूसरे मरीजों को, एक मरीज से दूसरे मरीज। आईसीयू में कुछ पेशेंट्स में हाइपोथर्मिया भी किया जाता है, उसकी क्या वजह होती है? सर
अगर कोई न्यूरो का पेशेंट है जिसका आईसीपी रेज हो, उसमें जो है वो कहते हैं कि हाइपोथर्मिया करते हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर कोई कितना पेशेंट जो है वो कितना टेम्परेचर तक लेके जाते हैं उन पेशेंट? उन पेशेंट्स को नहीं सही है, मुझे नहीं। अच्छा, ठीक है। आईसीयू के अंदर आईसीयू के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी आईसीयू से बाहर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? किन किन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं आईसीयू के डॉक्टर्स? आईसीयू के डॉक्टर्स सर एक तो इमरजेंसी ईआर से उनके कांटेक्ट होते हैं। ओके ईआर में जो है वो अगर कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसको आईसीयू की जरूरत है तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन होती है ईआर के डॉक्टर से। ओके इसके अलावा लैब्स जो होती लैब में जो लोग होते हैं उनसे उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। और इसके अलावा ब्लड बैंक स्टाफ होता है उससे उनकी, और हेमेटोलॉजिस्ट वगैरह इनसे कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा कोई टीम्स होती हैं, आईसीयू की टीम्स जो होती हैं जो कि डिफरेंट पार्ट प्ले करती हैं हॉस्पिटल के अंदर? सर वो टीम का नाम होता है, एक मिनट। ओके, रैपिड रिस्पांस टीम क्या होती है? रैपिड रेस्पॉन्स ये क्रिटिकल रैपिड रिस्पांस टीम क्या होती है? सर इसमें ना एक एनेस्थेटिस्ट होता है या जो डॉक्टर होता है जो कि जो है वो आपका सीपीआर और इंट्यूबेशन जो है वो जानता होगा। इसके अलावा जो है ना स्टाफ इसका मकसद क्या दो होता स्टाफ है? रैपिड रिस्पांस टीम का उनका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हॉस्पिटल में, वार्ड में, इमरजेंसी में या किसी भी पेरिफेरी में, हॉस्पिटल के अंदर ही किसी पेरिफेरी में अगर किसी पेशेंट को जो है वो इंट्यूबेशन या कोई पेशेंट कोलैप्स होता है तो रैपिड रिस्पांस टीम जाकर जो है वो उसको टेक ओवर करती है। रैपिड रिस्पांस टीम में और कोड ब्लू टीम में क्या फर्क होता है? सेम है। आप जो बता रही हैं ये आप कोड ब्लू टीम बता रही हैं, रैपिड रिस्पांस टीम इज सेपरेट। ओके, क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम का नाम सुना है आपने? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 50-year-old मेल है, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, ठीक है। उस पेशेंट को जो है ना वो उसका जो है ना सडन उसकी अनकॉन्शियसनेस हो गई है, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, सडन अनकॉन्शियसनेस हो गई है, इमरजेंसी में वो पेशेंट आया है, तो वो उसको उन्होंने सीटी स्कैन किया है तो उसके अंदर ना इस्केमिक स्ट्रोक है, ठीक है। उस पेशेंट को जो है ना वो सर्जन वो अच्छा हाई सेंटर है जहाँ पर न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन होती है, तो उस पेशेंट की इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी में उन्होंने उसको लेके जाना है, ठीक है, फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं इस पेशेंट में, ठीक है, एंड हाउ विल यू मैनेज? एक पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस आया है तो सबसे पहले तो हम जो है वो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रोटोकॉल से फॉलो करेंगे। पेशेंट का एयरवे जो है वो देखेंगे, अनकॉन्शियस है लेकिन ब्रीथ ले रहा है। Patient was already Sorry? intubated. A patient was already intubated before transferred for CT scan. ओके, पेशेंट ऑलरेडी इंट्यूबेटेड है तो फिर और आईसीयू में भी एडमिट होगा तो फिर उसमें हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो किसी सपोर्ट पे तो नहीं है, और जो है वो क्या नाम है इसका, उसको जो है वो कोई अभी जो है वो पैथोलॉजी कोई चल तो नहीं रही है कि मतलब ये कि प्रेशर्स बहुत हाई चल रहे हों या लो चल रहे हों बहुत लो, और जो है ना ईसीजी वगैरह सही आ रही हो। उसके बाद जो है जब पेशेंट हमें लगेगा पेशेंट बिल्कुल ठीक है और मूव कर सकता है तो उसके बाद जो है वो हम अपने जो सिटी स्कैन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करेंगे, उसको बोलेंगे कि जो है वो पेशेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है तो वो वहाँ पे रेडी रहें। दूसरा जो है वो एम्बुलेंस अरेंज करेंगे, या अगर जो जिस रास्ते से जाना है वो क्लियर करेंगे पाथ को,
ठीक है। सेकंड जो है वो हम पेशेंट के साथ जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर ये तो विद इन द हॉस्पिटल है ना, जी ये तो विद इन द हॉस्पिटल, तो इसमें तो एम्बुलेंस की नहीं जरूरत होगी। विद इन द हॉस्पिटल है तो बस पाथ को क्लियर करेंगे। अगर लिफ्ट से जाना है, इस दूसरे फ्लोर पे जाना है तो वो विद इन लिफ्ट जो है वो हॉस्पिटल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हुए कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई आपको प्रिपेयर करना होता है अपने आप को? सर वही ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, अम्बू बैग रखेंगे, डिफिब रखेंगे, इमरजेंसी सारी मेडिसिन अपने साथ रखेंगे। और अगर पेशेंट जो है वो सब कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए? सिलेंडर जो है वो फुल होना चाहिए। कौन सा सिलेंडर होता है? सर ई टाइप। ई टाइप के सिलेंडर में कितना वॉल्यूम होता है? 6 लीटर्स। 6 लीटर? 6 लीटर होता है उसके अंदर? जी तो आप उसको अगर 6 लीटर पर मिनट पे खोल रहे हैं तो फिर तो वो सिलेंडर 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 635 सॉरी। प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में? ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर जो है वो कि अच्छा, आपको अगर एक जगह से शिफ्ट करना है जिसमें आपको 10 मिनट को आपने जाना है और पेशेंट जो है ना वो 10 लीटर्स के फ्लो पे है, ठीक है, तो आपको कितनी एटलीस्ट कितने लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए? 10 लीटर पर मिनट का फ्लो है और 10 मिनट का है, तो एटलीस्ट कितनी ऑक्सीजन उस सिलेंडर के अंदर होनी चाहिए, कितने लीटर्स? 10 मिनट का है और 10 लीटर्स पे ऑक्सीजन। कोई इसका रूल होता है? कोई इसका रूल होता है जी ये कितनी? सर वो है सर इसके लिए गैस लॉ है। अच्छा, एनीवेज आप देखें, अब चक्कर ये है कि मैं अब यहाँ तक की जो डिस्कशन हुई है ना, इसके अंदर अतीक आप जरा मॉडरेटर बन जाए। अतीक आप अनम्यूट कर लें, बीइंग अ सीनियर फेलो। अतीक आप इधर, आर यू लिसनिंग? अच्छा, एनीवेज अतीक नहीं है तो मैं आपको पहले मैं आपको ही फीडबैक दे देता हूँ। देखें, ये जो आईसीयू के एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है ना, ये मैं मतलब कोई दावे से नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस किस्म का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आईसीयू की जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है आरआरटी, और मैंने बहुत दफा आप लोगों ने असल में मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, ना ही आप लोग सुनते हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सारी बातें जो मैंने पूछी हैं, ये बहुत सारी बातें तो मैं कई दफा डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ, ठीक है। सर सॉरी, मैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी, मैं थोड़ा वो म्यूट का चक्कर था। नो प्रॉब्लम सर कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बेसिकली एक तो ये कि आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस से ना ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें जो बेसिक कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओपन आईसीयू और क्लोज्ड आईसीयू में डिफरेंस आपने गलत बताया है। ओपन आईसीयू और क्लोज्ड आईसीयू में ये डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो क्लोज्ड आईसीयू होता है उसमें जो आईसीयू का जो टीम होती है वो टेक द लीड होती है और वो सारों से हेल्प लेते हैं जहां जहाँ पे उसको जरूरत होती है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो आईसीयू के डॉक्टर का होता है, ठीक है। जो ओपन आईसीयू होता है उसके अंदर डिफरेंट लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान चल रहा होता है और आईसीयू का जो डॉक्टर होता है वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। एक्चुअली इन रियल सेंस हमारे मुल्क के अंदर ना ओपन है ना क्लोज्ड है, ये कोई मिक्स्ड हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरे, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें तकरीबन सही बताई हैं, उसके अंदर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर जो लफ्ज बोलेंगे उससे अगला क्वेश्चन उसमें आएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आपने नहीं बोलनी, आपने वो बहुत बात मुंह से निकालनी है कि जिसका अगला काउंटर क्वेश्चन आपको आता हो, ठीक है। तो जो दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी, अगर वो डिफरेंट हो सकता है, वो आपको सीटी स्कैन से भी लेके जा सकते हैं। इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी के अंदर बेसिकली जो अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है ऑलरेडी ना, तो आपके दिमाग में यही बातें होनी चाहिए कि आपने मजीद फर्दर उसको अगर स्कीमिया हुआ है या उसका कोई इट्स नॉट हेड इंजरी माइंडेड, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन रखना है, क्योंकि स्कीमिया उसका वर्सन होगा अगर उसका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। तो इसके अंदर वही चीज है, आप आर्टीरियल लाइन का जिक्र कर दें, आपने आर्टीरियल लाइन का नहीं बोला, ठीक है। और उसके अंदर जो कंसर्न होंगे आपको जल्दी जल्दी बोलने हैं, आपके पास वहां इतना सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर वही जनरल एनेस्थीसिया की केयर है विद प्रिजर्वेशन ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्टीरियल लाइन का जिक्र करें और आप जो है ना बिस मॉनिटरिंग का जिक्र करें, या जो वो आप ये समझ लें कि एक लम्हे के लिए कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी है, ठीक है। तो जो कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी के में अंदर जो चीज़ें करते हैं वही चीज़ें आप बता सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन वही था, ठीक है। और आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन का जो बारे में हो गई, उससे पहले जो था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो देखिए आप लोगों को इतनी सर थोड़ा आगे जानने से सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचडीयू और एसयू के दरमियान डिफरेंस क्या है? और आपने वो बाकी तो बता दिया। आरआरटी का पूछते हैं बड़ा सर, बड़ा। और सर एमआरआई का मुझसे पूछा गया था, इसमें स्पेशली जो आप पूछ रहे हैं ना सर, इन्हीं से पूछ रहे हैं। दे हैव आस्क्ड मी अबाउट एमआरआई। कि एमआरआई में आप जब उधर जाएंगे तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स, कैसे आप पेशेंट को शिफ्ट करेंगे सर, इस सारा उन्होंने पूछा गया था मोटा मोटा। देखिए मैंने इन लोगों से एमआरआई के बजाय मैंने इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी का नाम ले लिया है। वही आउट ऑफ ओआर ऑपरेशन थिएटर के कंसर्न्स हैं, वही शिफ्टिंग के दरमियान में जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, वो रूल आंसर इसका ये है कि डबल, अगर 10 मिनट का टाइम है तो आपके पास 20 मिनट की ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, उससे डबल वॉल्यूम आपको जरूरत होगी। अगर 10 लीटर पर मिनट है तो 10 मिनट्स में 100 लीटर चाहिए, तो आपको 200 लीटर एटलीस्ट होना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट आप समझ ले रफली ये है कि एटलीस्ट 1/3 सिलेंडर होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। 1/3 सिलेंडर होना चाहिए, ये इसका है। बाकी वो इमरजेंसी की रिससिटेशन की मेडिसिन है, वही सारी चीजें, ठीक है। जो आउटरीच टीम होती है वो होती है कि जो पेशेंट स्टेप डाउन यूनिट में गया है तो आईसीयू के डॉक्टर वहां पर उसको फॉलो करते हैं कि फर्दर वो पेशेंट दोबारा से डिटेरियोरेट ना हो जाए। ये आउटरीच टीम होती है या ये होम केयर होती है। इसके अंदर आरआरटी का मकसद ये होता है कि वो अर्ली वार्निंग स्कोर्स की बेस पे करती है। पेशेंट सडनली उसके अगर हीमोडायनामिक में कोई भी तब्दीली आई है, कॉन्शियस लेवल में कोई भी तब्दीली आई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कम हो गया है, हाइपर ये टैकीकार्डिया हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, कम हो गया, फौरी तौर पे उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग साइंस, ठीक है, अर्ली वार्निंग स्कोर। तो अर्ली वार्निंग स्कोर की बेस पे किया जाता है। आरआरटी का मकसद ये होता है कि पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट ना होने दें, ठीक है। तो इसके अंदर नेसेसरीली नॉट ये नर्स लेड होता है, नर्स इसको एक्टिवेट करती है, और इसके अंदर फार्मासिस्ट होता है, इसके अंदर आईसीयू का डॉक्टर, हॉस्पिटल की डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है, और उसका काम ये होता है कि इवैल्यूएट करता है और कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे अगर कार्डियोलॉजी की जरूरत है तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, अगर न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है तो न्यूरोलॉजी को बुलाएंगे, अगर सर्जन की जरूरत है तो सर्जन को बुलाएंगे। ये बेसिकली इसका काम है, ठीक है। जो कोड ब्लू टीम होती है, जब उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उस वक्त जो एक्टिवेट होती है वो कार्डियक अरेस्ट की टीम होती है। उसके अंदर वो जो 6 लोग होते हैं, रिकॉर्डिंग वाला होता है, ड्रग्स पे होता है, एयरवे पे होता है, कंप्रेशन पे होता है, स्विच को रोल को स्विच करते हैं, ये कोड ब्लू की टीम होती है जो आप लोगों ने ACLS में किया है, ठीक है। बिल्कुल मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछे, बिल्कुल बेसिक और बहुत आसान तरीन। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैंने जो आप लोगों को कही कि देखें ये एक इस वक्त प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मकसद आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा के आपको रियल टाइम आपको पता लग गया कि क्या क्या गलतियां होनी। कोई भी बीमारी के बारे में बताना है तो आप अपने दिमाग के खोपड़े में बजाय इसके ये कि किताब के सफ़ों को खंगालें, आप ये क्यों नहीं खंगालते कि बीमारी में होता क्या है। सबसे पहले सोचें कि क्या सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, हर सिस्टम के बारे में। CNS इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने CNS बोल दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बताएंगे हमारे से रिलेटेड एयरवे, उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम और हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, ये 5 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। और मेनली या डिजीज, ये सारी डिजीज के लिए याद रखें बात, या डिजीज की पैथोलॉजी होती है या ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर जो होती हैं वो 2 तरह की मेन दवाइयां होती हैं, एक सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है और एक डिजीज मॉडिफाइंग होता है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एनसेड्स दिए जाते हैं, ठीक है, और डिजीज मॉडिफाइंग के लिए ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, डिजीज पेनिसिलामीन होते हैं, तो इन सारों के मल्टी सिस्टेमिक इफेक्ट्स होते हैं। तो आप सिर्फ CBC पे अटक गई हैं, CBC से आगे भी चलना है, एको करवाते हैं। पेरिकार्डाइटिस ECG पे नहीं होते, ये पेरिकार्डाइटिस क्लिनिकल होता है प्लस एको किया जाता है, ठीक है। प्लस कोई एक पेशेंट को कोई सस्पेक्ट, ये जो है ना प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होती है, पेरिकार्डाइटिस आपने बोला था होता है इसमें पेरिकार्डाइटिस, लेकिन पेरिकार्डाइटिस के लिए प्राइमरी जो है वो क्लिनिकल और एको है, ना कि ECG भी होता है पेरिकार्डाइटिस में, ECG भी करवाई जाती है, लेकिन आपको उसको डिफेंड करना है ना उस चीज को, ठीक है। उसके बाद इसमें एको करवाया जाता है, उसके बाद इसके अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं। आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का नाम नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है जो उसकी जो दवाइयां हैं आप उनको उसके अंदर स्टीरॉयड की रिप्लेसमेंट मैंडेटरी बतानी है, दवाइयां आपने कंटिन्यू करनी है। इस पेशेंट के अंदर एनीमिया की कॉज आपको नहीं पता, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें GI ब्लीडिंग होती है,
इनके अंदर रीनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो जो इनकी जो दवाइयाँ होती हैं ये बोन मैरो का सप्रेशन करती हैं, उसकी वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया क्रॉनिक डिजीज होता है, लेकिन एक्चुअली बाकी चीज़ों को भी आपने अटेंड करना है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो अगला आपको काउंटर क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन, लफ्ज सही बोले, ठीक है। एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन होती है, उसके अंदर लेटरल एक्सरे और पैग व्यू करवाया जाता है, जिससे आपको पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आपने टीएम जॉइंट के बारे में बताना है, जो अभी आपने एयरवे के बारे में बताया। जब आप कह रही हैं कि एक पेशेंट के अंदर जो है वो एयरवे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि अगर एंटिसिपेटेड होगा तो एंटिसिपेटेड के लिए डिफिकल्ट एयरवे ट्रॉली नहीं होती। डिफिकल्ट एयरवे ट्रॉली तो अनएंटिसिपेटेड हो गई है तो आपको फौरी तौर पे जरूरत होगी, ठीक है। एंटिसिपेटेड में तो अगर आपको पता है कि इसकी माउथ ओपनिंग नहीं है तो आप पहले उसकी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। आपने पहले उसके अंदर एक फाइबर ऑप्टिक बताना, ठीक है। अब एक फाइबर ऑप्टिक जब बताएंगे तो आपको नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको गार्गल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कौन कौन सी नर्व्स ब्लॉक कर रही है, मैंडेटरी है। देखिए ये तो पहले दिन से मैं ढोल बजा रहा हूँ कि भाई अब एक फाइबर ऑप्टिक का हर सूरत जिक्र आना है। कोई वाइवा ऐसा होगा ही नहीं कि जहाँ पे अब एक फाइबर ऑप्टिक के बारे में आपसे सवाल ना पूछा जाए। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, इस बात कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ जाएगा। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको 4 नर्व्स के नाम याद करने, वो नर्व्स आपको नहीं याद होंगे तो ये तो ज्यादती है ना फिर, क्योंकि अब एक फाइबर ऑप्टिक कहीं ऑर्गन में नहीं लिखा, इसलिए आप लोगों जो चीज वो उसका आप लोगों ने पीछे रट्टे मारे जाएं मारे जाएं मारे जाएं। ये अभी प्रैक्टिस की है, इसमें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये तो डिप्रेस करने के लिए नहीं मैं कर रहा, ये आप अभी अभी आप इन गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप पढ़ लें जितना मर्जी रिवाइज कर लें, जितना मर्जी पढ़ लें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बोला है ना, तो आपको पता लगा कि वेयर डू यू फॉल, तो आप उसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, ठीक है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ये थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर भी तरतीब याद रखें, एक जो ट्रोकार का इंसर्शन के वक्त होता है, फिर गैस के एम्बोलिज्म के वक्त होता है, और उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो स्लोली ग्रेजुअली होती है। जब ट्रोकार इंसर्ट करते हैं वैस्कुलर इंजरी हो सकती है, डैमेज टू एनी विजरा हो सकता है। जब उसके बाद जब वो गैस को इंसफ्लेट करते हैं तो वो एम्बोलिज्म कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब फिल्ट्रेट हो जाता है, न्यूमोपेरिटोनियम हो जाती है, तो उसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स आते हैं, इंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो सकती है। उसके बाद जब उसकी पोजीशन को स्पेसिफिक करते हैं, उस टाइम पे भी सर्किट को आपने ध्यान रखना होता है, टीप डिस्कनेक्शन हो सकती है, हीमोडायनामिक और रेस्पिरेटरी इफेक्ट आते हैं। बस इतनी सी आपने बात बतानी है। ग्रेजुअली जब CO2 बढ़ती है तो उसका हर सिस्टम पे इफेक्ट होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का लफ्ज आपको क्यों नहीं याद रहता है? जब भी CO2 बढ़ती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, और जब CO2 बढ़ती है तो वो उसका हर सिस्टम पे इफेक्ट आता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट आता है, उसका जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आता है, टैकीकार्डिया होगा, उसकी वजह से ICV बढ़ सकता है। तो ये सारी ये बहुत आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर आप तरतीब से चलेंगे तो आपको भूलेगी नहीं, अगर आप बेतरतीब शुरू होंगे तो आपको आधी बात होगी, आधी बात याद नहीं होगी। तरतीब से करें ना, ट्रोकार डालने से शुरू करें, गैस को भरने से शुरू करें, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन करा दें। और एयरवे के प्रेशर बढ़ गए, FRC बढ़ गई, FRC कम हो गई, एयरवे प्रेशर बढ़ गए, VQ मिसमैच हो गया, खत्म हो गई बात, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और कौन सा था? COPD। देखिए COPD के अंदर जो जिनसे मैंने COPD का सवाल पूछा था, COPD के अंदर जो होता है ना ऐसे ब्लॉक के जिसके अंदर जो है वो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स या फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो, वो आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो इंटरस्कैलिनी ब्लॉक तो इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन इन दैट सिनेरियो, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप उसके अंदर एनाल्जेसिक डोज में दें, आप उसको मोटर डोज में ना दें। जो सवाल पूछा था ना अमजद आपसे वो एपिड्यूरल के बारे में, तो एपिड्यूरल के अंदर जो सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है उसके लिए 0.5% होता है, जो एनाल्जेसिया होता है उसके लिए 0.1% होता है, ठीक है। या 0.25%, 0.1 से लेके 0.25% तक वो एनाल्जेसिया होता है। आप उसमें जवाब दे रहे थे, आपने जो एपिड्यूरल का बताया, आप सिर्फ उसमें मॉर्फिन बोल रहे हैं, क्लोनिडीन बोल रहे हैं, क्या ब्यूपिकेन नहीं बोलना? ब्यूपिकेन के बगैर तो नहीं मुकम्मल होगी ना। 0.1% ब्यूपिकेन विद 2 mics per ml फेंटानिल, ये आप याद कर लें। 0.1% ब्यूपिकेन विद 2 mics per ml ऑफ फेंटानिल, ये यूजुअल होती है जो एनाल्जेसिया के लिए दी जाती है, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, COPD, हाँ, तो COPD के अंदर जो है आपको उसकी सिवियरिटी के लिए आपको मैंने बताया है, आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो साइंस ऑफ फेलियर होते हैं। आपने उसका बेस लाइन ABGs करवा के देखना होता है कि उसका लेवल क्या है, ऑप्टिमाइजेशन उसकी क्या क्या की जा सकती है जो इमीडिएट कराई जा सकती है। उसके अंदर आप अगर उसको स्टीरॉयड की जरूरत है तो आप उसको स्टीरॉयड देंगे, अगर उसके अंदर उस वक्त नेबुलाइजेशन आप करवा सकते हैं,
प्री ऑपरेटिवली, उसमें तो कोई मसला नहीं होगा। आप उसको स्टीरॉयड आईवी भी दे सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। आप उसकी ऐसी चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया टेक्निक करेंगे कि जिसके अंदर से उसके रिस्पिरेटरी फंक्शन ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, ये आपकी उसके अंदर चीजें हैं। और अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप स्मोकिंग सेसेशन नुसरत बता रही है, उस टाइम पे स्मोकिंग सेसेशन की जा सकती है जबकि एक इमरजेंसी अर्जेंट सर्जरी होनी है, ठीक है। उस टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये लफ्ज नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम होगा तब आप स्मोकिंग सेसेशन करवाएंगे, आप इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाएंगे, आप पोस्टरल जेनरेज करेंगे, आप एंटीबायोटिक्स देंगे, आप उसको नेबुलाइजेशन करवाएंगे, स्टीरॉयड का एक शॉर्ट कोर्स देंगे। ये है उसकी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म, उसकी थोड़े से जब आपके पास अगर इलेक्टिव सर्जरी आती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको, हालांकि मैं बायस ब्लॉक के प्रैक्टिकली बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन आप बायस ब्लॉक बोल सकते हैं। आपके पास न्यूमैटिक टॉनिक है तो आप बायस ब्लॉक बता सकते हैं। आप रेडियस अल्ना की सर्जरी है तो आप पहले एक्सिलरी ब्लॉक बताएं। तो जो दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था उसके अंदर ये था कि टॉर्निके लगाते हैं, तो टॉर्निके के लिए मस्कुलोकुटेनियस नर्व होती है, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व होती है और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म होती है, ठीक है। तो ये होती है, तो उसको आपको एक रिंग फॉर्म आपको लगाना पड़ता है। इन एडिशन टू मस्कुलोकुटेनियस नर्व को भी आपने ब्लॉक करना होता है और आपने एक रिंग फॉर्म में एनेस्थीसिया अपर पार्ट ऑफ आर्म में करना होता है, जिससे इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व ब्लॉक होती है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। तो ये सीओपीडी के रेफरेंस से बात थी। सर उसमें सीबीसी में क्या देखते हैं, सीओपीडी में सीबीसी के लिए? ईएसआर क्या नाम है उसका जो होता है ना, उसके अंदर पॉलीसाइथीमिया होता है। रिएक्शनरी हाइपोक्सिया के रिएक्शन में इनके अंदर आप देखेंगे ना तो इनकी हीमोग्लोबिन 16-18 तक आ रही होगी। हेमाटोक्रिट बहुत, तो जिन पेशेंट के अंदर हेमाटोक्रिट बहुत ज्यादा है उन पेशेंट के अंदर एम्बोलिज्म हो सकता है, समझ आई। सीओपीडी के अंदर जिन पेशेंट्स के अंदर ज्यादा हेमाटोक्रिट होगा तो इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ओके सर, ठीक है। देखें, हर जो इन्वेस्टिगेशन करानी है उसकी रीजन आपने बतानी। क्लोनिडीन अब कौन यूज करता है, आप क्यों बोल रहे हैं क्लोनिडीन? क्लोनिडीन कभी यूज की? प्रेसिडेक्स तो शायद आपको चलो नजर भी आ जाती है, अब जो डेक्समेडिटोमिडीन है, क्लोनिडीन अब कोई यूज नहीं करता। तो आप क्लोनिडीन बता रहे हैं, वो सिर्फ, फिर वही प्रॉब्लम, आप लोगों की प्रॉब्लम भी मुझे पता है, किताब को आपको सुनाना पड़ता है, आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि किताब के अल्फाज ही बोल लें। उसके बाद आपने आपके, क्योंकि मैं रैंडमली सारों को बता रहा हूँ, आपने मैग्नीशियम का नाम ही नहीं लिया, आप लिबिटालोल का नाम ले रहे हैं। मैंने आपको इतना हिंट दिया कि कोई दवाई होगी जो आप देंगे, तो आपको ये क्वेश्चन वो डिफरेंट, ये जो होता है ना हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, ये मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने आपको सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट करके दे दिया तो आप फंस गए। मैंने तो आपको बताया ही नहीं है कि उसको प्री एक्लेम्शिया है या नहीं। हाइपरटेंशन अलग सेपरेट हो सकती है। प्री एक्लेम्शिया के डायग्नोसिस के लिए उसके अंदर प्रोटीन यूरिया होना चाहिए, एडिमा होना चाहिए, कोई सिस्टेमिक इफेक्ट्स होने चाहिए, तब आप उसको प्री एक्लेम्शिया बोलेंगे। खाली ब्लड प्रेशर की वजह से आप उसको प्री एक्लेम्शिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि क्विकली आप उसका डिपस्टिक, यूरिन डिपस्टिक तो फौरन हो जाता है ना, तो फौरी तौर पे आप उसका यूरिन डिपस्टिक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। जब आप ये कर रहे हैं तो आप डायग्नोज करेंगे कि भाई प्री एक्लेम्शिया है या नहीं। उसके बाद आप बताएं कि इमीडिएटली जो है वो इमीडिएटली जो है उसकी आप जो है वो सीबीसी भेजे, सीबीसी का रिजल्ट फौरन आ सकता है, ठीक है। या अगर आपके पास बेड साइड इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे बेड साइड सीबीसी की जाती है और उससे आपको उसके प्लेटलेट काउंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। आइडियली अगर आपके पास टाइम है तो आप उसका पीटीआईएनआर करवाएंगे, वरना इसके लिए भी कहें कि अगर अवेलेबल है तो बेड साइड आईएनआर का भी एक सिस्टम होता है जिससे आईएनआर किया जा सकता है। अगर अवेलेबल हो तो आप कर लें, अगर नहीं है तो आप प्लेटलेट भी, अगर आपके पास ठीक है और कोई हिस्ट्री नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंदर क्वेश्चन है कि आपने कोएगुलोपैथी को रूल आउट करना है और फिर आपने करना है। और अगर मिसाल के तौर पे ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन है फिर आप नहीं करेंगे, आप ऑल्टरनेटिव वे, अगर आपको रिस्क है कि इसके अंदर कोएगुलोपैथी हो सकती है तो आप बोलें कि वी विल आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है। तो आप उसको ऑल्टरनेटिव एनाल्जेसिया आप दे देंगे, ठीक है। क्योंकि एपिड्यूरल के अंदर फिर इस सिनेरियो में जहाँ पे कोएगुलोपैथी का रिस्क है वहां पर एपिड्यूरल हेमाटोमा बनने के चांसेस, ठीक है। तो आपने इसके अंदर मैग्नीशियम का नाम लेना है, आपने मैग्नीशियम का नाम नहीं लिया। आप जहाँ पे मैग्नीशियम बोले तो वहां पे आप मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने का नाम भी बता दें और कितने लेवल्स आप मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। जो बाकी जो लेरिंगोस्कोपी, बाकी आपने सही बताया, आपने उसकी, आपको मैं अभी सवाल पूछा है कि उसको एपिड्यूरल देना है एनाल्जेसिया के लिए, आप उसको जीएफ में करवा रहे हैं, अब आप उसको वो कर रहे हैं, ठीक है। और आपको अभी मैं पूछ रहा हूँ कि पेशेंट को फीटल डिस्ट्रेस हो गया है तो आप उसको कह रहे हैं कि मैं उसको एपिड्यूरल भी दे सकता हूँ और आप 0.25% दे रहे हैं, वो उसका तो 15 से 20 मिनट में इफेक्ट आएगा। अगर आपने देना ही है, अगर आप बताना चाहते हैं ना कि अगर वी विल डिस्कस विद द सर्जन के कितना टाइम है आपके पास, इफ यू हैव लेस टाइम आप जीए बोलेंगे,
तो फौरी तौर पे जीए देंगे। अगर आपके पास कुछ टाइम है 10 से 15 मिनट, तो आप उसको ये बोलें कि मैं आई विल कंबाइन लाइडोकेन विद ब्यूपिकेन बिकॉज लाइडोकेन इफेक्ट विल कम अर्लियर। तो आप उसको 20 to 30 ml आपको देना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन 0.5% और लाइडोकेन 2% या 1%, 2% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। उसके अंदर आप उसको दे सकते हैं, उसमें भी कम से कम 10 मिनट लगेंगे इफेक्ट आने सर्जिकल एनेस्थीसिया के। ठीक है, तो ये उसके अंदर बातें थी एनाल्जेसिया की और सिजेरियन सेक्शन की। अगर वो सिजेरियन सेक्शन तक लेके जाता है, जब वो एनाल्जेसिया की बात कर रहा है तब आप उसको जीए कैसे दे रहे हैं, जब आप उसको स्पाइनल कैसे लगा रहे हैं? ये तो उस वक्त है ना कि जब आपको वो सिजेरियन की बात करें। ठीक है, और कौन सा सिनेरियो पूछा था मैंने? एक गायनी का पूछा था, एक रूमाटॉइड का पूछा था, सीओपीडी का पूछा था, आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा था। ठीक है, कुछ फायदा हुआ है या नहीं? सर बहुत फायदा हुआ है माशाल्लाह, पता चल गया कितने पानी में। हाँ नहीं, लेकिन देखें एक मेरी बात सुने, टू द पॉइंट। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आप उस सवाल का जवाब दें। इन्वेस्टिगेशन ब्लाइंडली नहीं बोलनी। कोई भी डिजीज अगर आपसे पूछा है, आपके दिमाग के अंदर पहले ये आना चाहिए, अपनी मस्जिद बनाएं, आपका उस डिजीज से क्या ताल्लुक है। रोमाटाइड, हर डिजीज की एक लिस्ट बनाएं प्लीज, ये आपका टारगेट है। हर डिजीज के अंदर लंबी कहानियों की जरूरत नहीं है। आप हर डिजीज में देखें आपकी एनेस्थीसिया से इसका क्या ताल्लुक है। माइस्थीनिया ग्रेविस, एस्पिरेशन का रिस्क, बल्बर वीकनेस, रेस्पिरेटरी वीकनेस, ऑल्टर्ड रिस्पांस टू एनेस्थीसिया ड्रग्स, खत्म। एनीमिया, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, risk of myocardial infarction, high cardiac output, altered pharmacological response to medicines. ठीक है, and cause of anemia, ठीक है, एनीमिया का कॉज है, ये एनीमिया के बारे में बात है। इसी तरीके से आप हर डिजीज की लिस्ट बनाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, रीनल, लिवर, बोन मैरो, कार्डियोरेस्पिरेटरी, कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डिक फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न हो सकता है, एयरवे के अंदर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है, माउथ ओपनिंग नहीं होगी तो इंट्यूबेशन कैसे करेंगे आप, एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन हो सकती है, आप उसकी ड्यूरिंग इंट्यूबेशन आप उसको स्पाइनल कॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई, और आप उसको इंजरी कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, इस तरीके से आप अगर हर डिजीज की इस टाइम पे अगर आपके दिमाग में ये है कि आप किताबें खोल के कुछ चीज याद कर लेंगे और आपको कोई उसका फायदा होगा, तो प्लीज प्लीज खुदा के लिए कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ टू द पॉइंट हर के अंदर मैनेजमेंट या उसकी डिजीज की पैथोलॉजी, उसका एनेस्थीसिया से रिलेशन, जो उसकी मेडिसिन हैं उनका क्या साइड इफेक्ट्स हैं और उनकी एनेस्थीसिया से क्या रेलेवेंस। ठीक है, जैसे अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो होती हैं उनसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उससे और कई उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है। आप बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड ब्लड प्रेशर कम कर, आपने जब बोला था अमजद, जब आप बता रहे थे तो आपने बोला कि हाइपरटेंशन हो सकती है। याद रखें बात कि ये पेशेंट वॉल्यूम डिप्लीटेड होते हैं, तो इनके अंदर सडन हाइपोटेंशन भी हो सकती है, इनके अंदर डुअल रिस्पॉन्स आ सकता है, जो PIH के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने उसमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैं आपको जो पोस्ट ऑपरेटिवली पूछ रहा था वो मैग्नीशियम थेरेपी के रेफरेंस से ही पूछ रहा था कि मैग्नीशियम थेरेपी को करना होता है, और अगर उसको उस वक्त भी फिट्स नहीं पड़े तो 48 आवर्स तक भाई उसको फिट्स पड़ सकते हैं। तो आपने डिलीवरी के 48 आवर्स तक उसको मॉनिटर करना होता है, डिलीवरी के 48 आवर्स तक आपने उसकी मैग्नीशियम देनी होती है। ठीक है, ये उसके आंसर सर, इतना सा जवाब है इसका, उसकी लंबी कहानी तो है नहीं। ठीक है, तो उसको वार्ड में भेज सकते हैं? आई एम सॉरी, उसको आईसीयू ही में रखेंगे दो दिन तक? आप उसको HDU देखिए, मेरी एक बात सुने, वहां पर आपने करके तो नहीं बताना ना, आपने सेफ बात क्या है, आप उसको HDU बोले, उनसे कहें कि 48 आवर्स तक, बिकॉज पेशेंट कैन हैव फिट्स और पेशेंट को मैग्नीशियम थेरेपी भी चलेगी, तो इट इज बेटर टू ऑब्जर्व इन HDU। ICU की जरूरत नहीं है। HDU और ICU के दरमियान में डिफरेंस ये होता है, 1 organ support एंड मोर देन 1 organ support और वेंटिलेटरी सपोर्ट रिक्वायर्ड, ये ICU का और HDU का डिफरेंस होता है। HDU के अंदर 1 organ support होती है, अगर 2 organ support हो गई, और 2 organ support का क्या मतलब है, एक पेशेंट को आइनोट्रोप्स भी चल रहे हैं और साथ उसका डायलिसिस CRRT भी हो रहा है, तो ये 2 organ support हो गई, एक उसका रीनल सिस्टम और एक उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आप उसको HDU में नहीं होगा, उसको ICU में होगा। ठीक है, जो ICU होता है उसके अंदर 1 to 1 नर्स होती है, HDU के अंदर 2 नर्स, एक नर्स 2 पेशेंट्स देख सकती है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। सर दिशान जी,
जो जो कार्डियो बाकी तो मतलब आपने जबरदस्त बताया कि सर ये कि जो जिसको ना रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज है दैट शुड बी इन आईसीयू। हाँ जी, अगर वन सिस्टम में कंप्रोमाइज है तो वेंटिलेटरी अगर रिक्वायर्ड है ना तो वो उसमें आएगा। ठीक है, बस सर। तो जहां पर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर रहे थे तो आप ये कहें कि कोई भी या पेशेंट जो है वो मेडिकल, देखें इसका आंसर बहुत सिंपल था, या उसके अंदर मेडिकल कंडीशन की वजह से आता है या सर्जिकल कंडीशन की वजह से आता है या ट्रॉमा की वजह से आता है। यूजुअली यही 2-3 ही होती हैं इंडिकेशंस, या टॉक्सिकोलॉजी की होती है। ये 3-4 आप उसको मेडिकल में ही शामिल कर दें। यही 3-4 कंडीशंस होती हैं जिनमें पेशेंट आईसीयू में आता है। आप अपने दिमाग में सोचें कि क्या क्या सिस्टम है, हर सिस्टम से रिलेटेड बात बता दें। तो ये तो बहुत ओपन क्वेश्चन है। एडमिशन क्राइटेरिया, डिस्चार्ज क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड, और उसके बाद आपकी जो है वो आप देखेंगे कि कैसे किन कंडीशंस में आपने पेशेंट को आईसीयू में लेना है और कब आपने उसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, अच्छा देखें माहम, आप डिप्रेस ना हो। आप, मैं देखें आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, इस चीज को आप पॉजिटिव लेना चाहें तो आप पॉजिटिव ले लें, अगर आप नेगेटिव लेना चाहें तो आप नेगेटिव लें। मेरा तो आपको मकसद सिर्फ ये बताना है कि वाइवा कोई मुश्किल नहीं होता। यकीन करें, मैंने आज तो तरतीब वाली बात ही नहीं की। आप जिस मर्जी तरतीब से बताएं, लेकिन चीजें तो बताएं ना। वाइवा में तो बहुत छोटी, ये देखें 5 मिनट से पहले ही सारे क्वेश्चन, एक सिनेरियो में 5 मिनट में आप कितना बोलेंगे मुझे बताइए। और अभी आपके पास 4-5 जो दिन, 6-7 दिन हैं खुदा के लिए, लंबी लंबी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली यही बातें आप बता देंगे। मैं आपको दावे से गारंटी देके कहता हूँ कोई एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें जो हैं वो आपको किताबें पढ़ के नहीं आएंगी। अगर किताबें पढ़ के आनी होती तो अब तक आ चुकी होती। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा आप लोगों में से जिसने पढ़ाई ना की है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं होगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने किताबें नहीं पढ़ी। लेकिन उसके बाद भी आप आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? उसकी वजह यह है कि किताबों में इस तरह नहीं लिखा होता। जो वाइवे में पूछा जाता है वो बिल्कुल एक अलग दुनिया होती है। वाइवे में यकीन करें 40% नॉलेज है, 60% आपकी प्रेजेंटेशन। लंबी लंबी कहानियों की जरूरत ही नहीं। देखें दो पॉइंट के आंसर है। मैंने आपको लेप्रोस्कोपी समझा दिया, मैंने आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस के रेफरेंस से मैंने आपको मेडिकल डिजीज बता दी। प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर आपने बताना है, ये खाली देखें ये जुमला यहाँ पे खत्म नहीं हो गया कि उसके, आपने उसमें बताना है कि ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस in the form of difficult airway, not only because of gastroparesis, but also enlarged breast, engorged airway, airway edema, okay? And complicated by easy desaturation because of decreased FRC. इसकी वजह से आपको एयरवे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने उसको मिटिगेट कैसे करना है? आपने उसको रैम पोजीशन बनानी है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करना है और एस्पिरेशन का प्रोफाइलैक्सिस देना है। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर इसका हाई कार्डिक आउटपुट होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, जो है वो प्रो थ्रोम्बोटिक कंडीशन होती है, एम्बोलिज्म का खतरा होता है। तो ये इस तरीके से 4-5 अल्फाज में आपकी बात मुकम्मल हो जानी चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर वो सीआरएफ फॉर एवीएफ के लिए जो ओके सीआरएफ वाला मिस कर गया हूं मैं। देखिए सीआरएफ, अब सीआरएफ मैंने किससे पूछा था? सीआरएफ का क्वेश्चन किससे पूछा था? देखिए सीआरएफ के अंदर ज़हन में रखें, सीआरएफ के पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सीआरएफ के पेशेंट के अंदर एक तो प्राइम प्रॉब्लम क्या है? वॉल्यूम ओवरलोड की, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, तीसरी जो है उसके अंदर कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, मेनली ये। और चौथी चीज आप बोल सकते हैं कि ये पेशेंट यूरेमिक एनकेफेलोपैथी में जा सकते हैं। अब आप और इसी से अराउंड आप सारी चीजों को लिया, वॉल्यूम ओवरलोड है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है, यूरेमिक एनकेफेलोपैथी, एनीमिया है। देखिए आप वो चीज के जो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही वो आप पहले नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो चीज के जो ज्यादा इफेक्ट कर रही है वो आप पहले बोलेंगे। एनीमिया में के नो डाउट एनीमिया कंसर्न है, लेकिन एनीमिया कंपेंसेटेड होता है। इस पेशेंट के अंदर अगर 6-7 हीमोग्लोबिन भी है तो उस पर भी वो कंपेंसेटेड होते हैं, समझ आई? तो एक्चुअली ये इट्स अ ट्रिकी आंसर कि इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो कुछ और है। प्लेटलेट डिस्फंक्शन होता है, इस वजह से आप रीजनल देने में आपको, आप कहें, आप अगर आप नहीं देना चाहते रीजनल तो आपको कोई फेल नहीं करेगा इस बात पे।
Regional is always controversial in a patient with renal failure because of platelet dysfunction. ठीक है, गैस्ट्रोपरेसिस होता है, एस्पिरेशन का रिस्क होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियक फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सीवियर एरिथमियाज हो सकती है। ठीक है, चाहे हाइपरकैलेमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, सीवियर इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। वॉल्यूम ओवरलोड होता है, पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है पेशेंट। ठीक है, तो आपने जब इस पेशेंट को एवेलुएट करना है तो आपने यही बोलना है कि सीआरएफ इन्वॉल्व मल्टी सिस्टम्स, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो आप बता दें इस तरीके से कि वॉल्यूम स्टेटस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, chances of patient going in encephalopathy, dialysis के post dialysis जो है वो patient can be unstable, patient can have volume depletion, patient can have electrolyte imbalance। ठीक है, और जो और एक और बात, CRF के अंदर जो फिस्टुला की केयर के रेफरेंस से आपने ज़हन में रखना है कि जिस साइड पे फिस्टुला होती है उस साइड पे आईवी लाइंस नहीं लेनी, जिस साइड पे फिस्टुला होगा उस साइड पे आर्टीरियल लाइन लेनी, आर्टीरियल लाइन वैसे ही आपने अवॉइड करनी, especially in the areas where there can be future fistula। तो आप अगर लें तो dorsalis pedis is a better choice as compared to any other। ठीक है, और उसके बाद जो है बस ये आती, कोई भूल तो नहीं क्या मैं CRF की रेफरेंस है? सर ठीक बताया सर सारा आपने, माशाल्लाह। सर इसमें अगर इलेक्टिव प्रोसीजर भी होगा तो क्या उसमें RSI करेंगे? इलेक्टिव प्रोसीजर भी होगा, RSI करेंगे। देखें मैं आपको बताऊं इसका आंसर, मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप अगर इस बात पे परेशान हैं और अगर आप ये कहें कि मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगी, तो नहीं। देखिए आप ज़हन में रखें बात, आप RSI आप बोलें कि अगर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इज मोर देन यू विल गो फॉर RSI। इसकी पेशेंट के अंदर अभी आप मुझे बताइए कि इस पेशेंट इनमें सर नाउजिया वोमिटिंग, इनमें नाउजिया वोमिटिंग होता है ना सर? नहीं, नाउजिया वोमिटिंग इज समथिंग एल्स, एस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। ठीक है, एस्पिरेशन का रिस्क होता है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोपरेसिस। तो क्या पोटेंशियल की वजह से रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? सर वो तो होती है, लेकिन वैसे सर मैं कंफ्यूज थी सर, कह रहे क्यों कंफ्यूज है? RSI करेंगे या नहीं? आप देखिए मेरी बात सुने, आप, मैं नुसरत आपका पहले दिन से लेके आज तक यही प्रॉब्लम है, यू आर अनएबल टू डिसाइड व्हाट इज प्रैक्टिकलिटी एंड व्हाट इज एग्जाम। यहाँ पर आपसे कोई एग्जाम में आपसे एनेस्थीसिया कंडक्ट नहीं करा रहा। ठीक है, आप ये बोलें कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, एस्पिरेशन रिस्क वर्सेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सक्सामिथोनियम इंड्यूस्ड हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो आप उसके अंदर मॉडिफाइड रेफरेंस से कहें कि इट इज बेटर टू यूज rocuronium and sugammadex, that's the best choice, you are avoiding that medicine। okay, if there is no other option then you can do rapid sequence induction। otherwise if you are giving a higher dose of even cis-atracurium or atracurium you can do intubation, you can, आप उसमें प्राइमिंग का भी बोल सकते हैं कि हम उसको प्राइमिंग कर देंगे और आप उसको वेंटिलेट ना, मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन इज अ बेटर आंसर। तो आप रैपिड सीक्वेंस आप बोलें कि अगर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है तो आई विल गो फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। इसमें परेशानी की क्या बात है? सर परेशानी नहीं, वैसे मैंने कंफर्म करना था ना। नुसरत वाइवा दे के जिस दिन आओगी ना, मैं उस दिन तुमसे पूछूंगा कि मैं जो बातें तुम्हें बता रहा था वो गलत थी या सही थी। मैं इस स्टेज से गुजर चुका, वहां पर इतना आपकी उस बातों से ही तो हम सीधे हुए हैं नुसरत, वहां पर टाइम ही नहीं होगा इतनी लंबी कहानियों का, खुदा की कसम इतना टाइम ही नहीं। देखो उन्होंने, देखो टाइम की सुई, मैं 5 मिनट बावजूद कोशिश करने के मैं 5 मिनट में नहीं पूछ पा रहा था। तो आपका क्या ख्याल है, वहां पर घड़ियां कोई CPSP की अलग से होंगी घड़ियां, यही घड़ियां होंगी? ठीक है, तो प्लीज ये आप लोग रिकॉर्डिंग सुने, आप लोगों को खुद गलतियां पता चलेंगी कि वहां पर जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे। हिस्ट्री के बजाय, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बजाय आई विल टेक हिस्ट्री, भाई क्यों बोल रहे हैं ये जुमला? ये जुमले से कब आप लोग जान छुड़ाएंगे अपनी? ये जुमला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड फ्रॉम द फाइंडिंग्स इन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। इतनी सी बात में आपको पता चल जाएगा कि आपने उनको सिर्फ ये बताना ही है कि आपको भाई पता है। जहाँ पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कोमॉर्बिड्स हो सकती हैं, यहाँ पर किसी ने अभी बोला था, हाँ जिससे मैंने पूछा था, एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, तो उसके अंदर आपको क्यों CBC आपने उसमें COPD का नाम ले रही है?
आप उसमें सिर्फ ये बोलेंगे कि एनी रूल आउट एनी कोमॉर्बिड और एनी प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर जो डेमोग्राफिक्स होते हैं ना, ये डेमोग्राफिक्स का जहन में रखें बात। असल में एनेस्थीसिया प्लान फाइल पढ़ लें, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एनेस्थीसिया प्लान फाइल को रट्टा मार लें। वहां पर एग्जाम के अंदर अगर आपको एनेस्थीसिया प्लान फाइल वहां पे याद रह गई और आपको ये दिमाग में रह गया कि हर जो भी सिनेरियो पूछ रहे हैं उसके अंदर एक एनेस्थीसिया रिलेटेड चीजें हैं, एक पेशेंट रिलेटेड चीजें और एक सर्जरी रिलेटेड है, अगर आप अपने दिमाग के अंदर इन तीनों चीजों को घोल के पी के और आप बता देंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वहां पर बिल्कुल मिसडायरेक्टेड मिसाइल की तरह चलेंगे, एटॉमिक ब्लास्ट करेंगे ना, तो आप खुद एटॉमिक ब्लास्ट में आप जो है वो फना हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए खुदा के लिए तरतीब याद रखें, तरतीब याद रखें, वहां पे आपको चीजें भूलेगी नहीं। कोई आपसे सिनेरियो पूछ रहा है, उसी वक्त आप सोच लें एक डेमोग्राफिक, पेशेंट रिलेटेड, पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स है, तो आप बोलेंगे कि पेशेंट के डेमोग्राफिक डाटा से अकॉर्डिंग टू हिज एज, सेक्स, पर्सनल हैबिट्स एंड एनी कोमॉर्बिडिटी, ठीक है। ये प्लीज कैमरा बंद कर दें डॉक्टर आसिफ, आपका कैमरा ऑन हुआ है, ठीक है। तो जो है वो आपने ये आप हो गई इसकी डेमोग्राफिक्स। उसके बाद सर्जरी रिलेटेड इतनी डिटेल से डिस्कस किया था, अर्जेंसी, रिस्क, प्रॉब्लम्स, एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड, एनाल्जेसिया रिक्वायर्ड, खत्म हो गई बात। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जिससे मैं पूछ रहा था भाई, लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी एक चीज होती है, उसको मल्टी मोडल एनाल्जेसिया कहते हैं। इसमें पैरास्टामोल होता है, एनसेड होता है, डेक्समेडिटोमेडीन होता है, लाइडोकेन इन्फ्यूजन होती है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन होती है, या कोई रीजनल ब्लॉक होता है, या कोई पेरिफेरल नर्व ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये आप तरतीब याद कर लें, ये हर सवाल का यही आंसर है। उनमें से जो चीज आपको लगता है कि नहीं देनी हो आप निकाल दें, इतनी सी बात है। जब आपसे वो एनाल्जेसिया का लफ्ज पूछते तो आप किताब का सफा नंबर 75 याद करने की कोशिश करते हैं कि इसका सवाल, ये तो सवाल नहीं लिखा हुआ है वहां, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है, मल्टीमोडल एनाल्जेसिया, ठीक है। मल्टीमोडल एनाल्जेसिया, यू आर ब्लॉकिंग पेन एट डिफरेंट लेवल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये उसके आंसर का है। जो डायलिसिस का के रेफरेंस से था, जो बात थी सीआरएफ की, तो उसके अंदर ये था कि आपने उसको जो है ना, आपने उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसका आपने केयरफुल देखना है। डायलिसिस उसका मैंडेटरी इलेक्टिव प्रोसीजर के लिए 1 डे बिफोर, क्योंकि एवी फिस्टुला इज नॉट इमरजेंसी, याद रखें बात। एवी फिस्टुला क्रिएशन इज नॉट इमरजेंसी। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, पहले आप डायलिसिस उसका करवाएंगे लाइंस पे, क्योंकि एवी फिस्टुला बनने के बाद भी 3 से 4 हफ्तों के बाद यूज होता है, वो अगले दिन थोड़ी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जहन में रखें बात। और दूसरी बात ये कि इस तरह के कोई भी हो तो आपने डिफरेंट चॉइसेस बतानी है। वो हो सकता है लोकल इन्फिल्ट्रेशन में कर ले, आपको कुछ करने की जरूरत है ना, आप उसके अंदर ब्लॉक लगा सकते हैं। ब्लॉक के अंदर रेफरेंस से वही जहन में रखें कि आपको बताना है कि भाई कोई उसके अंदर उस साइड उस टाइम पे आप उसके अंदर कोई सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर डायलिसिस होता है तो उससे प्लेटलेट फंक्शन भी इंप्रूव होता है, तो आप डायलिसिस के बाद आप ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पेशेंट अनस्टेबल है, उसका डायलिसिस भी नहीं हुआ, तो आप उसको ब्लॉक ना लगाएं, ठीक है। जो इसी तरीके से सीओपीडी के रेफरेंस मैंने आपको ब्लॉक के बारे में बता दिया। देखें हर जितनी अपर लिम, ये तो आप लोगों ने असल में फिर मुझे अफसोस इस बात का होता है, ये बातें इतनी दफा बोली हैं आप लोग सुनते ही नहीं, ठीक है। अमजद आपने बातें नहीं सुनी, नहीं तो ये सारी बातें कई दफा डिस्कस हुई हैं। जब मैं आप लोगों को रोजाना मैसेज करता था भाई आ जाओ, नहीं अगर आ रहे हो तो सुन लो दोबारा बात, ठीक है। तो एनीवेज चलें, जिसको कोई प्रॉब्लम हुई है, you are welcome to contact me personally as well, you are all welcome, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर दोबारा करेंगे कुछ क्वेश्चन। आप लोगों की अर्लीस्ट जो है टोक्स किस दिन है? 4 को है सर। 4 अक्टूबर को टोक्स है और 5, 6, 7 है। हाँ जी, ठीक है। तो आप लोग बाकी वक्त पढ़ने के ऊपर भरोसा कर लें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें। आप देख लें कि आप खुद देख लें कि पढ़ने का कोई फायदा है। बिलीव मी कि पढ़ने का फायदा बहुत कम होता है। आप सिर्फ ये प्रैक्टिस कर लें, एग्जामिनर को चंद मिनटों में आपने उसको मदारी का करतब दिखाना है। आपको वो कोई ये नहीं है कि आप कोई ऐसी लंबे अल्फाज बोलेंगे तो आपको कोई एडिशनल मार्क मिलेगा। जी अतीक, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सर बिल्कुल आपने सही बताया, वहाँ पे बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें पूछते हैं हम। मैं मतलब सर मैं द एग्जांपल ऑफ
मतलब बहुत ज्यादा चीजें अंदर घुसने के बजाय ना, अगर आप सुपरफिशियल वगैरह नॉर्मल बेसिक चीजों पे रहें तो आप पास हो जाएंगे। अभी जो अतीक आज जो डिस्कस किए हैं इनमें से कोई, आपने एक नोरा का बताया है एमआरआई के रेफरेंस से, मैंने यहाँ पे न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बताया था। इसके अलावा कोई चीज ऐसी थी जो आज के जो हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें से आपसे कोई पूछा था? सर मुझसे उन्होंने ट्रेकियोस्टमी के बारे में पूछा था। इसके अलावा सर ये मुझे डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा था, प्लस ये जो या डाउन सिंड्रोम पूछेंगे आपसे या रिमेटॉइड आर्थराइटिस पूछेंगे, दोनों में से एक पूछते हैं। दोनों में से सर। एनीवेज कल इंशाल्लाह फिर जो कुछ लोगों ने आज देखें, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग सुनिएगा, प्लीज शर्माए नहीं, घबराए नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक ज़हन में रखे बात के तवक्कल, इस बात ये होता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से एफर्ट करें और अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है? तो ये होना जिस वक्त अल्लाह ने आपकी किस्मत। जी सर ये डॉक्टर माहम सही बता रही थी, वो सर वो उनको ना सर थोड़ा सा शी नीड्स टू बी, उसको आता सारा कुछ है सर, थोड़ा सा बस उसको दोबारा कर लेके ना थोड़ा शी कैन बी, उसको आता सारा कुछ है, उसने काम किया हुआ है। नहीं मुझे पता है, मुझे अंदाजा है। बहरहाल एनीवेज देखें, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी बातों को नेगेटिव ना लें, ठीक है? मेरा मकसद आप लोगों को डिप्रेस करना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि वाइवा मुश्किल नहीं होता, ठीक है? आज आपने देखा है कि मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों, जब मैं नॉर्मल रूटीन में मैं बहुत ज्यादा खींच रहा होता हूँ, आज मैंने कोई आप लोगों को उस मामले में की है, क्योंकि एक तो वाइवे में वो आपको हिंट नहीं देते, ठीक है? वो ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा, अगर आप पटरी से उतर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी पटरी पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइवे में आपको आप जो बोल रहे हैं और आपने बेतरतीब भी बता दिया है वो आपको पास कर देंगे। ये तरतीब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप चीजें भूले नहीं। तो इस वक्त सिर्फ आप, कल का आपका टास्क है, मेरी सब लोगों से गुजारिश है, 20-25 जो मेडिकल डिजीज उन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। हर बंदे ने ये सिर्फ प्रैक्टिस ये करनी है कि उसको फिट करे कि एनेस्थीसिया के कंडक्ट के अंदर क्या क्या चीजों में मॉनिटरिंग, हर पेशेंट में देखें कि कोई डिफरेंट मॉनिटरिंग है हर डिजीज से रिलेटेड, हर डिजीज से रिलेटेड, एयरवे से रिलेटेड कोई स्पेशल चीज है, हर पेशेंट के अंदर, हर डिजीज के अंदर देखें कि कोई जो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया है, इंटुबेशन, मसल रिलैक्सेशन, एनाल्जेसिया, एसिड प्रोफाइलैक्सिस, प्री मेडिकेशन, इंडक्शन, रिकवरी, एक्सटुबेशन, इनमें कोई एक्स्ट्रा डिफरेंट चीज है, सिर्फ आप वो याद करें, बस कल का आपका यही टास्क है, ठीक है? तो इंशाल्लाह जी सर जिशान जी इसमें सर ये जो MCPS वाइवा है, इसमें ना 3-4 टॉपिक्स मस्ट पूछते हैं। एक MS पूछते हैं, एक आपका एक्लैम्शिया प्रीक्लैम्शिया के वो पूछते हैं, इसके अलावा मैग्नीशियम लेवल पूछते हैं, इसके अलावा ट्रॉमा के बारे में पूछते हैं, इसके अलावा हेपेटिक सर्जरी नहीं है उसमें, खासकर हेपेटिक की जो एनाटॉमी की तरफ, जॉन्डिस की तरफ, कोलेसिस्टेक्टमी तरफ लेके जाते हैं, वो पूछते हैं। अच्छा सॉरी, मैं अब यहाँ पे मुझे याद आ गया, लैप्रोस्कोपी कोलेस्टेक्टमी में जब आप लोगों से पूछ रहा था ना मैं कि क्या होती है, तो भाई जब भी लैप कोली होती है तो आप जेहन में रखें, एक तो ये कि एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एक्टिव इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होंगे, एक बात हो गई। दूसरे, उसके अंदर एक ही चीज आपने बोलनी है कि उसके अंदर बिलियरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, क्योंकि अगर बिलियरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसके अंदर जॉइंटस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस, ठीक है? और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस से आगे रीनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इतनी सी बात है। जी हसन भाई, ओके, एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। और कल जिन लोगों ने आज नहीं बोला वो प्लीज मुझे वॉलंटियर करें ताकि, और कल टाइम पे ज्वाइन करें ताकि कल उन लोगों से पूछूं जिन लोगों ने आज नहीं बोला। नुसरत, कल सबसे पहले तुम्हारा शामत आना। जिशान भाई, हेलो जिशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन भाई। अच्छा, मैंने ये पूछना था, ये जो थोरेसिक है और कार्डियो और साथ जो वन लेग एनेस्थीसिया है, MCPS का एक्सक्लूडेड है ना? आपकी बाकी चीजें हसन भाई हो गई हैं पूरी? बाकी हो रही है। इसका जवाब ये है कि वो चीजें कि जो डाउटफुल हैं उनके के बारे में आप सोच क्यों रहे हैं? जो चीजें आपसे देखें, मैं इसी सवाल के जवाब में आपको बता रहा हूँ। गायनी ऑप्स पेपर आउट, एक क्वेश्चन आना है। पीडियाट्रिक्स एक क्वेश्चन आना है। कॉम्प्लिकेशन 2 से 3 कॉम्प्लिकेशन, ICU का 1 से 2 क्वेश्चन। मैंने एक पॉसिबल मैंने एक फॉर्मेट बना के भेजा था। पेन रीजनल एनेस्थीसिया हर सूरत क्वेश्चन आना है। जो इस किस्म का जो नॉन ऑपरेटिव रूम एनेस्थीसिया है, कोई स्पेशल MRI, जैसे मैंने ICU का पूछ लिया है, इसी तरह टीविया के बारे में पूछ सकते हैं, इसी तरीके से MRI के बारे में पूछ सकते हैं, इसी तरीके से वो आपको कार्डियोवर्जन के बारे में पूछ सकते हैं, डिफिब्रिलेटर के बारे में पूछ सकते हैं, ERCP को एनेस्थीसिया कैसे देना है, जो डिफरेंट है।
यानी कि जो नॉर्मल जी रूटीन ईसीटी पूछ सकते हैं, ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। जी जी तो ठीक ये है। फिर उसके बाद अप्लाइड बेसिक साइंसेज हैं, जैसे आपसे कोई जो बेसिक मॉनिटरिंग है उसके बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे कोई बिल्कुल बेसिक सी चीज जो है वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। एन टाइडल है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ये मैंने आपको भी बोला, डिफिब्रिलेटर है, सर्जिकल डायथर्मी, जी जी ह्यूमिडिफिकेशन है, स्केवेंजिंग है, व्हाट आर ऑक्सीजन सेफ्टी सिस्टम इन द एनेस्थीसिया मशीन। तो आप लोग इस जी वक्त जी। प्लीज सिर्फ चीजों को अच्छा तरतीब। सर, इसमें जो सर नर्व ब्लॉक्स जो हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक जो मोटे मोटे हैं वही करें ना, और असल उसका जो भाई प्रोटोकॉल है वो याद रखें। हाँ देखें, रीजनल के बारे में भी मैं ये बात कहूंगा कि रीजनल में एक ध्यान में रखें कि आपको रीजनल की प्रिपरेशन करनी होती है, आपने पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन देखनी होती है, फिर उसके बाद ठीक है। आपने रीजनल को पेशेंट की कंसेंट होता है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है, आपके पास सारी जीए की फैसिलिटीज होनी चाहिए तमाम। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने सेफ डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, फिर आपने देखना है कि ये सर्जरी है वर्सेज एनाल्जेसिया, तो उसमें परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कोई एडजंक्ट तो नहीं यूज करना, एडजंक्ट मतलब जैसे क्लोनिडीन है, बाइकार्ब है, एपिनेफ्रीन है, तो हर एडजंक्ट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आप आ जाएं स्पेसिफिक ब्लॉक में, तो आपको पता होना चाहिए पहला क्वेश्चन लैंडमार्क, दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट टेक्निक्स, ये अल्ट्रासाउंड है या नर्व स्टिमुलेटर, तीसरा क्वेश्चन मेन उसके अंदर किस तरीके से आप कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर क्या चीज नजर आती है, अल्ट्रासाउंड में अगर देख रहे हैं तो क्या नजर आती है, अगर नर्व स्टिमुलेटर से करते हैं कौन सा एंड पॉइंट होता है, यानी कि कब आप कहेंगे कि ये जगह ठीक है, कितना प्रेशर होना चाहिए, किससे ज्यादा प्रेशर ना हो। नर्व इंजरी से बचाने का कोई तरीका नहीं है पक्का, लेकिन अल्ट्रासाउंड के जरिए और नर्व स्टिमुलेटर के जरिए करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ज्यादा प्रेशर ना दें, ज्यादा प्रेशर ना दें, और उसके बाद ये चीज होती है। उसके बाद ये कि हर नर्व ब्लॉक के अंदर कोई लिमिटेशन होती है, जैसे इंटरस्कैलेनी है ना, तो उसके अंदर आप याद रखें फ्रेनिक नर्व, उसके फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट जो सीओपीडी का है उसके अंदर प्रॉब्लम। दूसरा इसमें अल्नर नर्व की स्पेयरिंग होती है, अल्नर नर्व की स्पेयरिंग होती है। तो इंटरस्कैलेनी शोल्डर, ठीक है, आर्म की सर्जरी हो रही है, उसके लिए आप आ जाए, सुप्राक्लेविकुलर इज द बेस्ट, सुप्राक्लेविकुलर के अंदर स्पेयरिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप सुप्राक्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर और सुप्राक्लेविकुलर और इंटरस्कैलिनी के अंदर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, इंटरस्कैल जो है आपका एक्सिलरी है उसके अंदर न्यूमोथोरेक्स नहीं, ठीक है। लेकिन आपको इंडिविजुअल नर्व अलग अलग ब्लॉक करनी पड़ती हैं, मस्कुलोकुटेनियस को सेपरेटली ब्लॉक करना पड़ता है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है। इसी तरीके से अगर आप लोअर लिम्ब पे आ जाएं, तो लोअर लिम्ब में आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग जो है वो फेमरल का पोर्शन होता है, अदरवाइज नीचे बिलो नी शियाटिक का कंपोनेंट है, अबव नी जो है वो एंटीरियर साइड पे जो है आपकी फेमरल नर्व है, जो लेटरल साइड पे है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, मीडियल अपर पार्ट में ऑब्चुलेटर नर्व, ठीक है, और जो बैक साइड पे पूरा शियाटिक नर्व है, ठीक है। फुट की सर्जरी होनी है, लेकिन साथ टॉर्निके भी लगना है, तो आपको टॉर्निके एरिया को भी कवर करना है। जो मैंने अमजद से सवाल पूछा था ना कि भाई और कोई चीज है जो आप देखोगे, तो वो टॉर्निके है। किसी को मैंने किससे सवाल ये पूछा था टॉर्निके, तो टॉर्निके का जहन में रखना, ठीक है। जब टॉर्निके की बात आएगी तो टॉर्निके से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि टॉर्निके से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो नर्व ब्लॉक में आपने मेनली यही बात है कि फेमरल नर्व ब्लॉक है तो फेमरल नर्व ब्लॉक किस तरह लगाते हैं, या वो 3 नर्व ब्लॉक के फॉर्म में होता है या फेशियल या नर्व ब्लॉक के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अगर नी सर्जरी करवानी है, तो नी सर्जरी की पेन रिलीफ के लिए आप क्या लगा सकते हैं, ठीक है। नी सर्जरी की पेन रिलीफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें जो है वो एडक्टर कैनाल ब्लॉक लगाएं, क्योंकि एडक्टर कैनाल ब्लॉक के अंदर सेफनेस में ब्लॉक होगी, उससे एनाल्जेसिया अच्छा हो जाएगा और मोटर स्पेयरिंग होगी, पेशेंट की फिजियोथेरेपी में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने हिप सर्जरी करवानी है तो आपको जो है फेमरल नर्व ब्लॉक के साथ आपको कुछ पोर्शन उसमें आपको शियाटिक नर्व का भी चाहिए होगा, क्योंकि वहां से भी नर्व सप्लाई आती है हिप की सर्जरी में, लेकिन यूजुअली मेनली है वो इससे हो जाएगा आपका फेमरल नर्व ब्लॉक से, ठीक है। पेशेंट की पोजीशनिंग जो रीजनल के बारे में मैंने आपको जो मोटी मोटी बातें बता दी है ना, कंसेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, सेफ डोज, कंट्राइंडिकेशन, सेफ डोज, हाँ जी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ओके, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।